वेरी गुड मॉर्निंग। साथ साथ आपको जुमा मुबारक कहेंगे। एक्सप्रेसो के एक नए एपिसोड के साथ ये है इमरान हसन और मैं हूं इमरान हसन और ये है इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। जुम्मे का दिन एक खूबसूरत दिन, ऐसे जैसे रहमत और बरकत का एहसास कहीं ना कहीं आपके गुमान में रहता है। और उससे भी अच्छी बात हम जैसे लोगों के लिए जो काम से थोड़ा कतराते हैं उनके लिए होता है कि जुम्मा इज़ द लास्ट डे टू वर्क, और उस दिन आपके लिए। और फिर हमें इतनी खुशी थी रात को, हमने कहा भाई कोई तोहफा दिया जाए। हमने आपको कोई तोहफा ही नहीं दिया, इतने दिन हो गए। मैंने और अमला ने ना, तो फिर अमला ने मुझे कहा कि क्या, मैंने कहा चलो पेट्रोल आपके लिए सस्ता कर देते हैं, तो 10 रुपए फिर हमने आपके लिए पेट्रोल सस्ता कर दिया। और आप अमला से पूछे, उन्होंने कल आपसे 30 रुपए का वादा किया। आपके साथ और मेरे साथ फिर एक बार धोखा हो गया। हमें 30 रुपए का ख्वाब दिखा के उन्होंने 10 रुपए पेट्रोल सस्ता किया है। और अच्छी खबर है कि वजीर खजाना इसहाक डार साहब ने दिल से कह रही हैं अभी अच्छी खबर, पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए, 10 रुपए पूरे 10 रुपए लीटर कभी का ऐलान किया है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 214 रुपए 80 पैसे फी लीटर होगी। इसके अलावा हुकूमत ने डीजल की कीमत में भी फी लीटर 7.5 रुपए कमी, मुझे लगता है वो तीनों चीजों का मिला के उन्होंने 30 टाइप कुछ किया था। अच्छा, इसके बाद हाई स्पीड डीजल की नई कीमत जो 227 रुपए 80 पैसे फी लीटर होगी। और उन्होंने कहा जी लाइट डीजल की कीमत में भी वजीर खजाना साहब ने कहा कि कमी होगी, और वो 10 रुपए कमी फी लीटर किया उन्होंने, और अब 169 रुपीज फी लीटर मिलेगा। यार अब भी वैसे फर्क तो थोड़ा पड़ा है, लेकिन कम है ना, ज्यादा मार्जिन था। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत, लेकिन हाँ हुकूमत बजाय इसके कि हम ये हमेशा कहते हैं, हमने इकोनॉमी पे इतनी बात की है कि ऑल्टरनेटिव सोर्सेज देखने हमने इनकम जनरेट करने के पाकिस्तान में, हम फिर भी पेट्रोलियम पीडीएल वगैरह और इस तरह के जो टैक्सेस हैं लगा के, इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसके जरिए आवाम की जेब से पैसा निकालते हैं। टैक्स कल्चर नहीं लेके आते, और उसके ना आने की वजह ये है कि टैक्स लेके हुकूमत आवाम पे लगाती नहीं है, वो तो कहीं इधर उधर हो जाता है, तो फिर आवाम दे क्यों? मेरा हम सबका पॉइंट है कि जब हम एक चीज पे टैक्स दे रहे हैं तो इन रिटर्न स्टेट भी तो हमारे लिए कुछ करे ना। अगर आपकी मेडिकल इंश्योरेंस पे, आप हर चीज पे आप टैक्स दे रहे हैं, आप रोजमर्रा जिंदगी की हर छोटी छोटी चीज पर टैक्स पे करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको फैसिलिटेट नहीं करते, तो फिर आवाम भी रिलक्टेंट होती है कि भाई वो टैक्स क्यों दे। बिल्कुल। खैर ये है। और दूसरी जानिब अब एक और इसमें बड़ी अहम बात है, जिसपे मुझे नहीं पता कि वजीर खजाना का फोकस है या नहीं, क्योंकि आजकल वो फंड्स मैनेज करने में लगे हैं, जो पाकिस्तान को डिफॉल्ट का खतरा मंडला रहा है पाकिस्तान के सर पे। लेकिन अब इससे महंगाई में भी तो कुछ कमी हो ना, यानी कि अगर 10 रुपए फी लीटर पेट्रोल में कमी आई है, डीजल कम हुआ है, तो गाड़ियों के किराए, जो जितनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोकल एसीज हैं, डीसीज हैं, दे शुड मेक श्योर आज अपने दफ्तरों में ना बैठे रहें हीटर लगा के, वो मुख्तलिफ जो बसों के अड्डे हैं वहां पे जाएं, चेक करें, जो सब्जियों की दुकानें हैं वहां पे चेक करें। ये सबसे अहम चीजें हैं। अनफॉर्चुनेटली इमरान, ये होता है कि जब महंगाई होती है, चीजें बढ़ जाती हैं, फिर उनको रिवर्स करना मेरे ख्याल से स्टेट के कंट्रोल में ही नहीं रहता। वो चीजें उसी तरह से महंगी होती रहती हैं। महंगा होता है, जब सस्ता होने का टाइम आता है तब कुछ सस्ता नहीं होता। सो अनफॉर्चुनेटली जी, लेकिन मैं आई स्टिल बिलीव कि अगर ये जो अफसरशाही है, ये आज अगर अपना काम मुकम्मल तरीके से करे, ये लोग बाहर निकलें, थानों को एक्टिव करें, सब्जी मंडियों में जाएं, वहां पे जाके देखें, जो मुख्तलिफ थोक वगैरह की परचून की दुकानें हैं वहां पे जाएं, और जो ये जो बस स्टॉप्स हैं या बसों के अड्डे हैं, ये 3-4 जगह तो हैं, वहां पे जाके चेक करें कि रेट इन्फोर्स हो रहे हैं या नहीं, और इमीडिएटली लोगों को जुर्माने करें अगर वो ज्यादा किराए ले रहे हैं या उन्होंने कमी नहीं की है इसकी वजह से, क्योंकि आवाम तक तो फिर ऐसे ही समझ, अदरवाइज आवाम को क्या फायदा है, सबके पास गाड़ी थोड़ी है कि पेट्रोल डलवाएंगे। लेकिन इमरान, आपकी बड़ी छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं, इन ख्वाहिशात का पूरा होना बड़ा मुश्किल है इस पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर, अनफॉर्चुनेटली। चले जी, पेट्रोलियम के हवाले, मसनूआत के हवाले से अच्छी खबर दे दी है, अब अच्छी खबर आपको दे देते हैं। पीएसएल से पेट्रोलियम, पी से पाकिस्तान सुपर सुपर के 8वें एडिशन के लिए टीमों की तश्कील का अमल मुकम्मल हो गया। ड्राफ्टिंग हुई है जी। पीएसएल 8 के प्लेयर्स ड्राफ्ट की तकरीब कराची में हुई, जिसमें फ्रेंचाइजेस के मालिकान, चेयरमैन पीसीबी और क्रिकेटर्स ने शिरकत की। पेशावर ज़ल्मी ने 17 जबकि दीगर टीम्स ने 18 प्लेयर्स पर मुश्तमिल स्क्वाड जो है वो मुकम्मल कर लिया है, और जो पेशावर ज़ल्मी है वो एक प्लेयर का ऐलान बाद में करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान की बात की जाए, मोहम्मद हफीज, कामरान अकमल, अहमद शहजाद और सुहेल तनवीर को किसी टीम ने पिक नहीं किया। कामरान अकमल इस सरप्राइज यार, हफीज के हवाले से भी हफीज हो सकता है, लेकिन कामरान क्योंकि कामरान परफॉर्म करें, डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करें मुसलसल, और फिट भी हैं, तो इनके हवाले से जरा थोड़ा सा मुझे शौक लगा। खैर, कई गैर मुल्की बड़े नाम भी पीएसएल का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू वेड हैं, T20 के नंबर 1 स्पिनर हसरंगा हैं, और कई नामवर क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो कि इस वक्त हमें पीएसएल 8 में इन एक्शन नजर आएंगे। दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट पीएसएल, और इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है, मुख्तलिफ जो खबरें हैं कि इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी है, हो सकता है इस दफ़ा कन्वेंशनली वो जिस तरह लाहौर या कराची में होती है वहाँ पे ना हो, इट कुड बी सम डिफरेंट वेन्यू, यस। और इसके साथ साथ इसका जो हैशटैग है वो है सोच है आपकी,
दैट इज समथिंग वाह, इंटरेस्टिंग। जो मूवी सोच तो है कहते हैं ना सोच है आपकी, तो रमीज राजा साहब क्या ने सोच आपकी सोच है भी क्या होने लगा, ये तो रमीज राजा साहब कह रहे हैं, पता लगे कि इसके बाद हम कह रहे हैं कि क्या सोच है सर आपकी। ये नहीं होना चाहिए। वन मोर वी हैव अबाउट सना मीर, आई थिंक, सो वो भी आप सना शेयर कर मीर लेते के हैं हवाले से बता दें, पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की जो साबिक कैप्टन है सना मीर, उनको फीका बोर्ड में जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो मुकर्रर कर दिया गया है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन है जिसने तकर्री का ऐलान किया है। सना मीर को 11 रुकनी फीका बोर्ड में शामिल किया गया और कहा है कि वो इस बोर्ड में शमूलियत पर सना मीर कह रही हैं कि वो बहुत खुश हैं, उनके लिए एक बड़ा एजाज है। और साथ साथ जो उसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि सना मीर जैसी शख्सियत जो है इस बोर्ड का हिस्सा होंगी। और सना मीर ने कहा कि मेरा तजर्बा वर्ल्ड गेम में मौजूदा जो है उनको बहुत सपोर्ट होगी। उनकी जो सना मीर का तजर्बा है, उनकी मौजूदगी से बोर्ड को बहुत ज़्यादा जो कह लें एक अच्छा एडिशन हुआ है उनका ऐसे पे। और बड़ी इंस्पिरेशनल है सना, विश यू ऑल द बेस्ट। आप पाकिस्तान के लिए भी खेली हैं और फिर अब आगे भी पाकिस्तान का नाम लेकर चल रही हैं। बहुत अच्छा लगता है सना, उरूज, इन सबको देखकर कि विमेन क्रिकेट टीम से की ये सारी मेंबर्स And you know नहीं what I call them the real faces of Pakistani women. I mean, yes. they should represent Pakistani women rather than जो अजीबो-गरीब हम चीजें लेके आते हैं दुनिया के सामने। अच्छा जी, अब एक और भी आपको मालूम है 16 दिसंबर हमारे लिए पाकिस्तान के लिए कुछ खास अच्छा दिन नहीं है APS के हवाले से। तो बड़ी खबर भी हमारे पास इसी हवाले से हमने बात करनी है, तो देखते हैं आज की बड़ी खबर। वेलकम बैक। अब हम APS की बात करते हुए ज़्यादा उदास इसलिए भी नहीं होना चाहते कि वो लोग जो कि इस वाक़े से मुतासिर हुए, जिनकी जानें गई या जो ज़िंदा रहे, और वो जो बिलवास्ता मुतासिर हुए, यानी कि उन बच्चों के वालिदैन जिनके साथ ये सब कुछ हुआ, वो ज़िंदगी की तरफ लौटे हैं। क्या खूबसूरती से लौटे, उनकी वो कमी तो कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन अल्लाह ने जो उनको सब्र और हिम्मत अता किया है वो बेमिसाल है। लेकिन इस सिफाकियत की जिसकी हम बात कर रहे हैं, बेरहमी की, इंसानी बेहुरमती की, यकीन जानिए मुझे नहीं लगता कि इससे पहले तारीख़ में कोई मिसाल होगी और इसके बाद कोई तारीख़ में मिसाल मिलेगी। आज से 8 साल कबल ये फूलों का शहर था जहाँ पे नन्ही कलियों को खिलने से पहले मसल दिया गया। आपको याद है वो स्कूल जहाँ तालीम को परवान चढ़ना था, वहाँ खून की नदियाँ बहीं। 132 तलबा समेत 149 अफराद को एक ही जगह पर इस दिलखराश वाक़े में शहीद कर दिया गया। इससे पूरी कौम को मुत्तहिद किया। इस सहने का हर शहीद यकीनी तौर पे नाज़रीन पाकिस्तान का गाजी भी है, हमारा फ़ख्र भी है। और इन्हीं हम अगर जैसे कि हमने कहा ना कि ज़िंदगी लौट आई है, तो हम सिर्फ उम्मीद की बात करते हैं। अरमला, एक नौजवान है अहमद नवाज़, आपको पता है, पहले भी हमारे साथ आ चुके हैं। इन्होंने APS थाने में अपना एक भाई खोया, मगर जो कर्ब था ना, इसको उन्होंने गले नहीं लगने दिया, बल्कि इसको शिकस्त दी और तालीम से शिकस्त दी। और बिल्कुल जिस तालीम को जिसको दहशतगर्दों ने रोकने की कोशिश की, इस तालीम को इन्होंने हथियार बनाया और दुनिया को साबित करके दिखाया कि हिम्मत, बहादुरी और अज़्म की दास्तान है ये। और अहमद नवाज़ आजकल ऑक्सफोर्ड में तालीम हासिल कर रहे हैं और बेनज़ीर भुट्टो के बाद पहले पाकिस्तानी हैं जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनियन के सदर बने हैं। सफ़र के बारे में भी अहमद नवाज़ से जानेंगे, इनके फ्यूचर प्लान्स को भी डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि ये पाकिस्तान के लिए क्या करने का इरादा रखते हैं। इस वक्त ऑल द वे फ्रॉम बर्मिंघम हमारे साथ उनसे हम बात करते हैं। अहमद नवाज़, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें ज्वाइन किया। अहमद, इस साने को बात करें तो इतना अरसा गुजर गया, 8 बरस बीत चुके हैं, हम नहीं भूले। ऑब्वियसली आपके लिए भी ये भूलना आसान नहीं होगा। जो लम्हात आपके गुजरे, कुछ हमारे साथ शेयर करें। It's been 8 years since the Peshawar, the Army Public School attack, जिसमें मैंने अपना भाई खोया। कई सारे मेरे दोस्त इस हादसे में शहीद हुए, मैं खुद भी उस हादसे में ज़ख्मी हुआ था। इसके अलावा जो वालिदैन जिन्होंने अपने बच्चे खोए, for everyone this day is unforgettable. मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए, जितने मेरे दोस्त थे जो ज़ख्मी हुए उस हादसे में, उन सब के लिए जो है तो ये दिन इट्स एन अनफुल डे। 16 दिसंबर का जो दिन था, हर साल जब ये वक्त ये दिन आता है 16 दिसंबर का, तो वो गम ताज़ा हो जाते हैं। The memories of all my friends, my brother, my teachers who lost their lives in that attack comes back to us, and it's a very painful memory because it was a very dark time in Pakistan that this incident happened, that children were brutally massacred in a school. उस हादसे से आगे आकर अभी 8 साल गुजर चुके हैं। हर साल जब ये दिन आता है तो
मैं खुद से एक सवाल पूछता हूँ कि what have I done over the last year or many years since the attack to make sure that इस तरह के हादसात मुस्तकबिल में कहीं भी ना हो, किसी बच्चे पर भी इस तरह का जुल्म ना हो. तो over the last few years, every year this day comes. This day is that of prayers. दुआएं होती है. Condolences for the parents, for other parents who have lost their children. But more importantly, a day of reflection. A day of reflection to reflect on what we have done so far to make sure that these sort of things never happen again. The day of accountability to hold the governments and the leadership to account to see what they have done to make sure that these sort of things never happen. अल्लाह के शुक्र से इस तरह का हादसा उसके बाद फिर कहीं हुआ नहीं. लेकिन दहशतगर्दी जो है बहुत सारे जितने different मसाइल हैं that leads to the suffering of young people, those sort of things should be reflected on and made sure that we try to get rid of those injustices, we try to get rid of those sufferings for young people and for people around the country. तो ये हादसे का जो दिन है, it's more than just a day of remembrance. It's a day of reflection, it's a day of accountability, and it's a day of looking at ourselves and asking the question, what have I done so far to help make Pakistan a more peaceful place? And what can I do to do further? और बसीयत कौम हम तो आज तक इस शौक से नहीं निकल पाए, लेकिन मैंने शुरू में भी कहा कि मैं बहुत तारीफ़ करता हूँ उन लोगों की जो कि इस जज्बे के साथ आगे बढ़े. आपसे मेरा अगला सवाल ये होगा कि उन अचीवमेंट्स के बारे में, चूँकि आप रुके नहीं, आप चलते रहे और आप तालीम से दुश्मन रोकना चाहता था, बट आपने अपने अज़्म से बताया कि मैं तालीम हासिल करूँगा, और आप जैसी और भी मिसालें हैं. मैं चाहूँगा आप ज़रा अपनी अचीवमेंट्स हमारे सामने रखिए इस सफ़र के दौरान, बिकॉज इट्स सच अ टफ जर्नी. So after the Army Public School incident, when I was brought to the UK for treatment, मैंने अपनी तालीम यहाँ पे शुरू की इलाज के साथ. I got very fortunate that I got a scholarship into one of the best schools in the country. उसके बाद I continued to work hard alongside my campaigning to work on anti-radicalization to help the underprivileged children around the world and in the deprived parts of Pakistan. तो उसके साथ मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, and I worked hard to make myself into an example for young people in Pakistan as well, that despite of all the impediments, the difficulties that come our way, we are a resilient young people, and that we will show these terrorists and the world कि इस तरह के जो attacks हैं, so they can't put us away from our goals. So I continued my education at King Edward School, and यहाँ से जो है तो then I got accepted into Oxford University, with the alumni of which are some of the most known figures in the world in the history. So this was one of the bigger achievements. और ये जो है तो दहशतगर्दों जिन्होंने हम पर हमला किया, this was a slap in their face, showing that young people that you were targeting, that you thought that you had killed them, that you thought that you had killed their ambitions, their goals. Those young people are now at some of the finest universities in the world, and some of the finest institutions, and doing some of the biggest change-making things around the world. So that was my personal journey. I really sort of enjoyed working hard, being resilient towards these goals. कोशिश की मैंने अपनी हर कदम पे के to show the rest of the world that Pakistani कौम बहुत एक resilient कौम है, जो इस हादसात के बावजूद, despite all of these incidents happening, despite a lot of difficulties through our lifetimes, we are still an ambitious and resilient people, and we will continue to reach the highest of heights in the future, regardless of what our circumstances may be. आप अच्छी बातें कर रहे हैं, आपको सुन के इतना अच्छा लग रहा है, और वाकई जिस तरह से आपने कहा कि आप लोगों ने साबित किया है कि जो दहशतगर्द आप जैसे बच्चों को मारने के लिए आए थे, उन्हें पता होना चाहिए कि अब आप लोग पाकिस्तान को किस तरह से आगे लेके चल रहे हैं. डेफिनेटली बड़ी अच्छी बात है. अब आपकी इस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जर्नी के हवाले से हम बात कर रहे थे. आप बेनज़ीर भुट्टो के बाद दूसरे पाकिस्तानी हैं जो इस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की यूनियन के प्रेसिडेंट बने हैं. ये जर्नी आपका कैसा जा रहा है? जी बिल्कुल. I was the second Pakistani ever to become president after Benazir Bhutto.
Benazir Bhutto was the first president of the Oxford Union, and I had the honor of becoming the second Pakistani president of the Oxford Union. It was an immense honor for myself and for my country and for my family and for everyone that have put faith in me. It gives a really strong message. Okay, over the last many decades, पहले जो है तो एक बेनज़ीर भुट्टो थी जिसने who was of course an inspiring lady who came to Oxford and who did this. Following those footsteps are not very easy. और APS के हादसे से आगे आकर doing something like that and aspiring to do something like that even in itself is a very bold step. लेकिन I was driven throughout my whole journey. When I got into Oxford, I was thinking कि यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ इस तरह की जिसमें पाकिस्तान की जो reputation है, पाकिस्तान का जो नाम है, तो I can put that on the global platform and raise a lot of these problems that young people in Pakistan are facing. So I went on to run for the president of the Oxford Union, and like Karam said, it was a landslide victory, and I went on to invite some of our Pakistani leaders, a lot of global leaders from different parts of the world, heads of states, Nobel Prize laureates, or just this image of a Pakistani president of one of the most prestigious institutions in the world, in itself was a message once again to those terrorists who attacked us, जिन्होंने हम पर हमला किया था, people who always thought that the Pakistani जो कौम है, they're not a resilient कौम. This is a message to them that despite all the difficulties that I had to face since Army Public School attack, losing my brother, मेरे जो दोस्त थे, मैं खुद भी ज़ख्मी हुआ था, despite that, that I had the ambition and I aspired to get to this position. तो at the Oxford Union हमने जो है तो कई सारे global leaders को invite किया. Imran Khan, our former Prime Minister, joined us at the Oxford Union. इसके अलावा जो है तो we did the Benazir Bhutto lecture for the first time in a while, which was attended by the President of Georgia. इसके अलावा we invited a lot of other young leaders from around the world. Malala आई, there were other heads of states, etc. etc. So this institution and this platform was a huge milestone for myself, but also for all Pakistani youth. I think इससे अगर एक चीज़ जो है तो पाकिस्तानी youth ने लेनी है, it's that one could achieve any goals if you are ambitious, if you aspire high enough, and also if you're resilient through your journey. If I, who came from such a difficult time, from a very disadvantaged sort of position, could do it, everyone can. So that was a message that I wanted to convey through becoming the Oxford Union president and making this platform, showing it that it's a more that it's an accessible platform for Pakistanis and that they should be able to aspire to such things. जहाँ पे एक जानिब इतने मुश्किल वक्त को देखने के बाद आपके लहजे में इतना क्या कहना चाहिए, उम्मीद है, इतनी आस है, पॉजिटिविटी है, ठहराव है, वहीं पे बहुत सारे पाकिस्तानी नौजवान इस वक्त जो पाकिस्तान में रहते हैं, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे अहमद, वो ये चाहते हैं कि हम मुल्क को छोड़ जाएं, वो बाहर जाना चाहते हैं. एक सर्वे कहता है कि बड़ी तादाद में नौजवान मुल्क छोड़ना चाहते हैं. आपके ख्याल में इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है और व्हाट डू यू थिंक, व्हाट काइंड ऑफ रोल स्टेट को क्या रोल प्ले करना चाहिए इस सूरत हाल में? So the youth situation in Pakistan, which I mentioned earlier as well slightly, is that I saw statistics about young people wanting to leave Pakistan, go to abroad to other countries. There's this big issue of brain drain. There were about 700,000 people who left or wanted to leave Pakistan. And that should be very concerning to the government. Yes, तरह की चीज़ें जो है तो the government should be taking action right away. The government should be making sure that they provide opportunities to these young people. They incentivize these young people to stay in the country so that, because these young peoples are the most valuable assets that Pakistan has, that any country has in fact in the world. और अगर पाकिस्तान हमारी leadership अगर इस पे भी if they don't take steps on this now, if they don't provide opportunities, if they don't incentivize these young people to stay, Pakistan will regret this for the next many decades. Because if these young people leave the country, these educated young people and talented young people leave the country's future will seem bleak. So that is a huge responsibility on the government to make sure that the young people
are provided with opportunities, they're encouraged, and the government focuses a lot. It should be finally time that the government focuses on young people. Yes. And that is how I think Pakistan will go forward. And to the young people, regardless of wherever you are, I think the one thing that should remain constant should be our love for Pakistan, our love for making this country a better place for other people that live in our beautiful country. And I think that should be something that should remain in the back of your head always throughout your life. And should be an aim ultimately for स्टेट की everyone. जिम्मेदारी है कि वो यंग लोगों के ऊपर फोकस करे, तभी इस मुल्क का जो फ्यूचर है वो ब्राइट होगा। और अहमद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और जो आपके ख्यालात हैं, जो आपकी अचीवमेंट्स हैं, और जिस तरह से आप उनको लेके चल रहे हैं अपनी स्ट्रेंथ बनाकर, ये ज़रूर हम कहेंगे कि काबिल तहसीन है ये बात। और थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड फॉर इंस्पायरिंग सो मेनी। यस, फॉर इंस्पायरिंग सो मेनी। अहमद नवाज हमारे साथ मौजूद थे, APS के स्टूडेंट थे और अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं और वहाँ की यूनियन के प्रेसिडेंट भी हैं। और बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बाद ये दूसरे पाकिस्तानी हैं। इनसे हम बात कर रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। सियासी अदम इस्तेहकाम, खैर वेलकम बैक। ऐसा वो सीक्वेंस चल रहा है ना सियासत का कि लगता है कि कुछ नया आया ही नहीं है। इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ने लगे हैं, ये उनका कहना है। आखिरी दाव है, आखिरी दाव है उनका। दाव तो नहीं कह सकते, उनकी मूव है, लोग माइंड करते थे इनके इंसाफ के, लेकिन चलें, अरमला ने कह दिया तो हमने भी कह दिया आखिरी दाव है। मुसलसल दो टोक पैगाम हुकूमत के दे रही है कि किसी सूरत वक्त से पहले जनरल इलेक्शन नहीं होगा। असम्बलियाँ टूटने के बाद सियासी बहरान बढ़ेगा, सियासी बहरान बढ़ेगा तो माशी बहरान बढ़ेगा। हुकूमत के कंट्रोल से इस वक्त भी सूरत हाल कुछ खास हुकूमत के हाथ में दिखाई नहीं देती है। इस वक्त जो अमन अमान की सूरत हाल है उसके मसाइल पैदा हो गए हैं। पाकिस्तान दुश्मन ताकतें मौजूदा जो पाकिस्तान की सियासी और माशी सूरत हाल है इससे भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। कलअदम TTP दोबारा मुतहरिक हो चुकी है, जो कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात है। और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर दहशत गर्दी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्टा की एक रिपोर्ट कहती है, जो कि बड़ी अलार्मिंग रिपोर्ट है अमला, कि गुज़िश्ता साल अगस्त में तालिबान की हुकूमत आने के बाद अफगानिस्तान से पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उनमें 51% इजाफा हुआ है। यानी कि अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं ये जो अटैक्स हैं। और गुज़िश्ता रोज़ भी इसी तरह का एक वाक़या बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ भी शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मिरान शाह में खुदकुश धमाके में फ़ौजी जवान समेत 2 अफराद शहीद हुए। मगरबी सरहद पर भी सूरत हाल कशीदा है। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। 10 दिसंबर की अगर हम बात करें तो चमन सरहद पर अफगान फोर्सेस की जानिब से आबादी को भारी हथियारों से निशाना बनाया गया, जिसमें 7 अफराद शहीद और 25 से ज़ायद जख्मी हुए, जिस पर पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज किया और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। लेकिन वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा है कि अफगान हुकूमत ने वाक़े पर माजरत कर ली है। लेकिन इस माजरत के 5 दिन बाद फिर गुज़िश्ता रोज़ अफगान फोर्सेस की जानिब से जारियत की गई। चमन बॉर्डर पर शहरी आबादी को निशाना बनाया गया, जिसमें एक पाकिस्तानी शहीद और 15 से ज़ायद जख्मी हुए। जबकि जौहर टाउन लाहौर की बात की जाए तो धमाके समेत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ हैं उसके तारे बारे भारत से मिल रहे हैं। और हुकूमत ने भारतीय दहशतगर्दों के शवाहिद पर मबनी डोजियस भी तैयार कर लिए, जो आलमी सतह पर पेश किए जाएंगे। बिल्कुल, आलमी सतह पर हम डोजियस पेश तो करेंगे, इसका रहेगा। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब मौजूद हैं, जो कि अस्करी लिहाज से भी उमूर को समझते हैं और पाकिस्तान की इस वक्त जो दिफाही हिकमत अमली है उस पर भी अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन उनसे हम लेने की कोशिश करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू वेरी मच और सुबह बखैर। ये मगरबी सरहद भी हमारे लिए कुछ बहुत ज़्यादा महफूज रही नहीं है। आप तो सर्व भी कर चुके हैं, आप मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं, लेकिन मसला हमें ज़्यादा मशरक़ी सरहद की हिफाजत पे रहता था। यहाँ पे हमने हिफाजती बाड़ भी लगाई, हमने अफगान हुकूमत को बहुत सपोर्ट किया, अपने रिसोर्सेज भी दिए और अवाम को भी सपोर्ट किया। पाकिस्तान ने, जिसे कहते हैं ना सर, अपना पेट काट कर सपोर्ट किया है अफगानिस्तान को। लेकिन अब जिस किस्म की सूरत हाल बन रही है, एक ऐसी बात लगती है, मतलब दो इट्स अ बिगर टर्म टू से, लेकिन ऐसा लगता है कि लिमिटेड टाइप की वॉर है जिसके अंदर दोनों मुल्क और दोनों तरफ से मामलात जा रहे हैं। आप सर कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के तनाजुर में? देखें, ये एक बहुत अफसोसनाक बात है, ख़ास तौर पे जो कुछ पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के लिए, अफगान गवर्नमेंट के लिए, अफगानियों के लिए किया है, वो बहुत सेक्रीफाइसेस हैं इंटरनेशनली, रीजनल में, और फिर अपने साथ हमारे यहाँ से इनको गंदम मिलती है, हमारे यहाँ से ये यूरिया लेके जाते हैं, चीनी लेके जाते हैं, डॉलर स्मगल करते हैं, ट्रेड ट्रांजिट करते हैं, पूरा हम इनको सपोर्ट करते हैं। उसके साथ साथ इनके हर जगह हम 3 मिलियन अफगान रिफ्यूजीज को यहाँ पर हमने रखा हुआ है, हम उनकी मेहमानदारी कर रहे हैं। और सेकंड क्योंकि इधर भी पश्तून हैं, उससे पश्तून तो वी आर वेरी केयरफुल कि हम किसी भी इनडिस्क्रिमिनेट फायर भी ना करें कि वो हमारे उधर पश्तून भाई उनको भी नुकसान हो, लाइक कश्मीर की तरह से।
लेकिन अफगानियों की बात समझनी चाहिए कि फिर उसका जवाब बड़ा रेसिप्रोकेट करना चाहिए। इन अमेरिकन इशू ये है कि जाते हुए इतना वेपन एमुनिशन खुला छोड़ के गए कि वो इन जितनी तंजीमें हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे अलकायदा है, ISS है, TTP है, इनके हाथ में लग जाए और फिर ये इस रीजन को जो है वो डिस्टेबलाइज किया और एग्जैक्टली वही होगा। अभी भी जो अफगान तालिबान के हुकूमत के फोर्सेस के अंदर अभी भी इंडियन रॉ का वहाँ इन्फ्लुएंस है, फिर कुछ लोग पहले अमेरिकन से काम किए उनका भी इन्फ्लुएंस है। दे डोंट वांट कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में कभी भी हालात ना बनाए देखो। जहाँ अफगानिस्तान के हालात ठीक होंगे वहां पर अफगानिस्तान में अमन होगा। अमन होगा मीन्स कि उधर से टेररिज्म बंद होकर हम अपना CPEC मनसूबा कामयाब कर लेंगे। चाइनीज अफगानिस्तान में आकर अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमारे सेंट्रल से रूट ओपन हो जाएगा। ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये नहीं किया जाता। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट को बड़ी सख्त तरीके से अफगान हुकूमत से मिलिट्री टू मिलिट्री और सिविल टू सिविल कॉन्टैक्ट के थ्रू बताना चाहिए कि हमने आपके लिए क्या किया एंड व्हाट ऑल वी एक्सपेक्ट नाउ कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। सेकंड, जिस तरह अफगान बॉर्डर के ऊपर ये चमन बॉर्डर पे फायरिंग की है और हमारे 6 लोग शहीद हुए, उसके बाद कभी वजीरिस्तान में कभी बाड़ा की तरफ, तो हमारा डायलेमा यही है कि हम इंडिस्क्रिमिनेट फायर नहीं करना चाहते। तो इसके लिए हमें उनको बताना चाहिए, वरना हमें अगर हम सिर्फ इनकी चमन बॉर्डर से आमदोरफ्त बंद कर दें, इनकी रसद बंद कर दें, तो दे विल कम टू नीज। अफगान्स जनरली आर थैंकलेस, नॉट पश्तून, आई एम टॉकिंग ऑफ अफगान्स। ये इनको रियलाइज करना चाहिए। रियलाइज करना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, आज से ठीक 8 साल पहले अगर हम पेशावर वाक़े की बात करें, सानिया की बात करें, तो उसको भी 8 साल मुकम्मल हो गए हैं। इसके बाद दहशतगर्दों को चुन चुन के मारा भी गया, लेकिन एक बार फिर अब ये जो कलअदम TTP है सर उठा रही है और इस तरह के वाक़यात हम देख रहे हैं। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए उनको काउंटर करने के लिए? और बहुत सारी जगह जी कहते हैं जी माजरत आ गई सामने, आपको लगता है कि माजरत काफ़ी होगी इन सारे वाक़यात के लिए? उर्मिला, बात यह है कि देखें, वो जो यंग बच्चे थे, देवर द यंग ब्लॉसम फ्लावर्स, जो ब्लॉसमिंग उनको हुआ था और जिस तरीके से ब्रूटल तरीके से उनको शहीद किया गया, वी कैन नॉट फॉरगेट। और ये तो पाकिस्तान ने हमेशा से पॉइंट भी रखा कि अगर मुज़ाकरात होंगी भी तो वो लोग जो उसमें इन्वॉल्व थे उनको सजा मिलेगी, उन पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन साथ ही साथ हमें अभी स्ट्रैटेजी बड़ी क्लियर और टू प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी में चाहिए। नंबर 1, मुज़ाकरात अफगान तालिबान से कि जी आपने कहा था आपके साथ ज़मीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, यू बेटर चेक इट एंड दिस इज योर रिस्पांसिबिलिटी, बट वी हैव डन इट, वी आर बैक। नंबर 2, सख्त ऑपरेशन करें इनके खिलाफ, कोई नरम कॉर्नर नहीं होना चाहिए। हमारी ट्रूप्स आर बैटल हार्डन्ड, फुली ट्रेन्ड, दे कैन सॉर्ट देम आउट। वो ब्रेक इसलिए आई थी कि मुज़ाकरात हो रहे थे। आई थिंक क्या अमर माने हैं ये मुज़ाकरात की चैप्टर्स फिर क्यों अगरचे कि हाल मुज़ाकरात जंग हल नहीं है किसी भी मामले का, लेकिन वी हैव ट्राइड देम ऑल ना। हमने पूरे मुल्क के अंदर, हमारा पूरा मुल्क डिस्टेबलाइज रहा, हमने सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों धमाके और लाखों अपनी जानें, चाहे वो मिलिट्री हमारे नौजवान थे, ऑफिसर्स थे, या फिर हमारे सिविलियंस थे, हमने वो खोए। उसके बाद दोबारा से हमने एक ऐसी सिचुएशन क्यों कर क्रिएट होने दी कि वहाँ पे लोग दोबारा से परेशान हो गए? और क्या ये कहीं ना कहीं हम अफगानिस्तान को लेकर अपनी पॉलिसी में ब्रिगेडियर साहब क्लियर नहीं है, उस वजह से बार बार होता है, या देयर आर सर्टेन इंटरनेशनल फैक्टर्स और लॉजिक्स इन्वॉल्व कि दोबारा से हमें बैकफुट पे या डिफेंसिव मोड पे जाना पड़ता है और ये दोबारा से सर उठा लेते हैं? आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हम अपनी वी आर नॉट वेरी क्लियर, वी मस्ट हैव अ क्लियर व्यू और स्ट्रेटजी अफगानिस्तान के लिए। वी डोंट वांट कि वहां पर हमारे अफगान से ताल्लुकात खराब हो ताकि इंडिया वहां पर हमारी और प्रॉब्लम क्रिएट करे। वी वांट पीसफुल अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में अमन होगा, पाकिस्तान में अमन होगा तो अफगानिस्तान में अमन होगा। ये तो बड़ी क्लियर बात है। लेकिन साथ ही साथ हमने इसलिए मुज़ाकरात किए कि सोचा ये कि ये अगर हमारे आइन को, कानून को हथियार डाल दें उसके बाद, और उसके बाद जो हीनस क्राइम में इन्वॉल्व उनको सजा दी जाए, तो हम इनसे मुज़ाकरात करें ताकि जितनी लड़ाइयाँ होती हैं दुनिया में देख लें, इवन अमेरिकन को देखें, तालिबान से जाके दुआ में कितने मुज़ाकरात किए हैं। लेकिन आई थिंक दे ट्राई टू गेन टाइम एंड नाउ दे आर रीऑर्गनाइज्ड, सो वी हैव टू टेक फुल थ्रॉटल से इनका इलाज करें। और सेकंड, वार्न कर दें, उसके बाद अगर आइंदा कहीं से आर्टिलरी फायर या मोटर फायर उस साइड से आए, then we must go ask our air force to go for air जो surgical strikes, targeted strikes। बिल्कुल जरूरी है क्योंकि इससे बढ़ के तो फिर हमारा कोई मकसद नहीं है, being nation, being having one of the world's best army,
कि अगर हमारी टेरिटरीज और हमारे सिविलियंस को आके इस तरीके से अटैक कर लिया जाए, जो कि निहत्ते हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या और एनी पॉलिसी लेवल क्या ऐसी कोई चीज़ अंडर डिस्कशन है आपकी इतलात के मुताबिक? और अगर ऐसा होता है तो तालिबान तो ऑलरेडी एक ऐसी हुकूमत चला रहे हैं जो कि गैर मकबूल हुकूमत है, वहाँ पे 90% लोग ऐसे हैं जिनके पास जिनकी रोटी को खतरा है, खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं, और पाकिस्तान उनकी शायद वाहिद सपोर्ट है। तो आपको लगता है कि इस मदद के बगैर जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की करे, दे कैन एंड स्पेशली तालिबान गवर्नमेंट कैन सर्वाइव? देखिए, बड़ा मुश्किल होगा। वी आर वेरी सिंसियर टू अफगान्स। हमने इनसे जितनी हमने उनको हेल्प की है, अमेरिकन को और इनको अफगान तालिबान को बिठाया दुआ के अंदर विद लॉट ऑफ डिफिकल्टी। वी यूज एन इन्फ्लुएंस, हमने वो भी बात की है, लेकिन देन दे मस्ट रियलाइज दैट दे हैव टू पे अस बैक। वी आर नॉट डिमांडिंग समथिंग एक्स्ट्रा व्हिच दे कांट डू इट, जस्ट कि आप अपनी सरजमीन को इस्तेमाल होने दें। एक्चुअली प्रॉब्लम ये कि वहां पर पॉलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, नेटो, यूरोप उनको यूरोपियन उनको सपोर्ट नहीं करें, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करें। जब तक वो मुस्तहकम नहीं होंगे, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। मेरे पास टाइम कम है, मैं जल्दी से आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि सिंस जनरल बाजवा को अभी गए बहुत ही कम अरसा हुआ है, चंद दिन ही हुए हैं, तो ये मामला तो उससे पहले का चल रहा है। अब नई आर्मी कमान आने के बाद पॉलिसी जो है वो सेम ही रहनी चाहिए या रहेगी, या उसमें कुछ तब्दीली भी देख रहे हैं आप जनरल आसिम साहब के आने के बाद? नहीं, देखिए, हर चेंज ऑफ कमांड से फर्क पड़ता है। आई एम श्योर कि वी मस्ट बी टेकिंग इनटू कॉन्फिडेंस कोर कमांडर्स, और बड़ी जल्दी आप देखेंगे एक स्ट्रेटजी बन जाएगी और उसके ऊपर अमल होगा। सेकंड, अफगान तालिबान से मुज़ाकरात प्लस फुल थ्रॉटल एक्शन। बोथ शुड गो, लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड हू सक्सीड्स। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब। बहुत मौजूदा सूरत हाल पर ब्रिगेडियर हारिस नवाज हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। और पाकिस्तानी हुकूमत का क्लियर स्टांस होना चाहिए और अपनी सरजमीन को किसी भी ऐसी एक्टिविटी के लिए पाकिस्तान को काबिल कबूल नहीं होना चाहिए, चाहे वो अफगानिस्तान या बॉर्डर की हम बात करें जहाँ पर इस तरह की वाक़यात देखने में आ रहे हैं। आम शहरी आबादी को टारगेट किया जा रहा है, सबसे अलार्मिंग बात है। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट देसी फूड, जिसमें फरियाल आज कुछ बहुत मुश्किल खाना खिला रही है। नहीं, मुश्किल आजकल मछली का बड़ा ट्रेंड है, ठंड में लोग मछलियां खा रहे हैं बहुत ज्यादा। तो मच्छी आपको खिलाते हैं, इट्स ग्रिल्ड मुश्का फिश गोल्ड ग्रिल, जो कि बड़ी फेमस है इस रेस्टोरेंट की, और ये लाहौर में वाक़ है। तो देखते हैं आज का देसी फूड। नाजरीन, सर्दियों में ग्रिल्ड खाना खाने का अपना ही मजा है, इसलिए आज मैं हूँ गुलबर्ग मिनी मार्केट ऑनवर्ड कॉलेज रोड, जहाँ पर है एक रूफटॉप रेस्टोरेंट जिसका नाम है ग्रिल्ड आउट, जो कि ग्रिल्ड खाना बनाते हैं। लेकिन उसके अलावा और ये क्या क्या बनाते हैं और लोगों को यहाँ का टेस्ट कैसा लगता है, आज चलकर देखते हैं। अच्छा, आपने क्या ऑर्डर किया था? मैंने अपने लिए टर्किश प्लेटर ऑर्डर किया था, और मेरे साथ मेरे बॉस हैं, उनकी बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, और फूड इज़ रियली सो गुड। क्या खास बात लगी इनके खाने की जो आप अपनी पूरी टीम को लेके आई आज? सबसे ज़्यादा तो आई रियली लाइक इन्वायरमेंट इज़ रियली सो गुड, बिकॉज इन्होंने थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक दिया है, आप देख सकते हैं, और डिफरेंट लाइक आपको एक एक पॉइंट पे छोटा छोटा कुछ ना कुछ ट्रेडिशनल लुक एक मिलेगा, तो वो उसमें भी एक एंजॉयमेंट है। खाना तो आप इंजॉय करते ही हैं, बट थोड़ा सा लोगों को इन्वायरमेंट भी चाहिए होता है। तो अभी आपने क्या ऑर्डर किया? हमने यहाँ पे फिश बारबेक्यू और कुछ हम लोगों ने चाइनीज़ में हमने सूप वगैरह और स्टिक्स वगैरह ऑर्डर किए। अच्छा, टेस्ट के बारे में बता दें। टेस्ट मुझे ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इनका मैंने बारबेक्यू जो फ़िश हम लोगों ने ट्राई की है बहुत अच्छा है, और बड़ा एक होता है ना कि सिलेक्टिव आपके, हम लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें और इस तरह की चीज़ें लाइक नहीं करते। हर चीज़ एक कंसिस्टेंसी उसकी मेंटेन हो चीज़ की, चाहे आपके स्पाइसेस हैं या आपका फूड है, यहाँ पे हर चीज़ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ईच एंड एवरीथिंग परफेक्ट थी। खास बात क्या लगी आपको यहाँ? यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ का जो एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इनकी प्रेजेंटेशन मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगी है, अट्रैक्ट करी थी। जिसमें आपने ये देखा कि हमारे पास एक प्लेटर फॉर्म में अवेलेबल है, ये चीज़ें जो होती हैं मोस्टली हम लोगों को अट्रैक्शन आती है, तो फिर हम लोग डेफिनेटली उधर ज्वाइन करते हैं। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के शेफ उसामा। आप मुझे बताएं आप क्या बना रहे हैं अभी? हम मलाई बोटी बना रहे हैं, कस्तूरी बोटी है, इसके अलावा टिक्का बोटी है, ग्रिल में हमारे रो फिश है, उसके अलावा स्पेशल डिश हमारी मुश्का ग्रिल है। मुश्का फिश की खासियत क्या है? इसकी खासियत ये इसमें एक ही कांटा होगा, बकाया सारा बोनलेस मांस रहेगा। इसका टेस्ट भी दूसरी मछलियों से एक डिफरेंट होता है, अच्छा होता है। इसकी रेसिपी क्या है? इसकी रेसिपी बिल्कुल नॉर्मल ही है, वाइट पेपर लगता है, उसके अलावा धरा मिर्च लगती है, नमक हल्का ये लगता है, क्रीम लगती है। अच्छा, तो कितनी देर आप उसको मैरिनेट करके रखते हैं? मैरिनेट हम रखते हैं 4 से 5 घंटे बस।
उसके बाद कोयलों पे हाँ जी, इसको उसके अलावा हम फ्राई भी नहीं करते, बगैर फ्राई हम ग्रिल में बनाते हैं। ये कितनी देर में कोयले पे बन जाती है? ये 20 से 25 मिनट में रेडी हो जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ऑनर सैयद कासिम रजा साहब। आप मुझे बताएं, आप कब से ये काम कर रहे हैं? मेरा एक ये शौक था, उस शौक की वजह से मैंने इस रेस्टोरेंट का आगाज़ किया। और एक बात इसमें बड़ी स्पेशल है, अगर आपको शौक नहीं होगा, अगर आपका ज़ौक़ नहीं होगा, तो ये रेस्टोरेंट फील्ड में आपको बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ये इंतहाई आप शौक और ज़ौक़ के साथ ही काम करें तो इस फील्ड में मज़ा आता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप खाने में क्या क्या सर्व करते हैं? यहाँ पाकिस्तानी में सबसे पहले तो हमारी मटन कढ़ाई और चिकन कढ़ाई अच्छी खासी फेम है, हमें इतना अच्छा रिस्पांस मिला है। और उसके बाद चाइनीज़ में चले जाएं तो एग फ्राइड राइस हैं, मसाला राइस हैं, और प्लस कैशूनट है, मंचूरियन है, आलमंड ग्रेवीज़ हैं। उसके साथ साथ कॉन्टिनेंटल पे स्टेक्स हैं, हमारी ग्रिल स्टेक्स हैं। उसके बाद आप लाइव बारबेक्यू है हमारे पास, और बारबेक्यू में रेंज बहुत बड़ी रेंज है। हमारा लाइव बार है, बार में स्मूदीज़ हैं, शेक्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के हैं। आपके रेस्टोरेंट में लोग सबसे ज्यादा क्या खाना पसंद करते हैं? जो सबसे ज़्यादा चीज़ यहाँ पे खाई जाती है मेन्यू में, वो ग्रिल है जी, और ग्रिल हमारी स्पेशलिटी है। ग्रिल में क्या खाना पसंद करते हैं? ग्रिल में हमारी फ़िश है जी, रोहू फ़िश है, और ग्रिल और स्पेशल फ़िश मुश्का फ़िश है जी। मुश्का फ़िश सिर्फ लाहौर में हम लोग ही बना रहे हैं, और जैसी हम बना रहे हैं ऐसी हमारा चैलेंज है कि ऐसी लाहौर में मुश्का फ़िश नहीं बनती होगी। माशाल्लाह आपके रेस्टोरेंट का एम्बियंस बहुत प्यारा है, मगर ये मुझे बताएं, एक तरफ आपने पंजाबी टच दिया हुआ है और दूसरी तरफ आपने सिंधी, तो ये ख्याल कैसे आया था? जी, मेरे जहन में ख्याल था, और ये आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, मैंने किसी एक्सटीरियर इंटीरियर डिज़ाइनर को मैंने यहाँ पे एंगेज नहीं किया। ये टोटल इंटीरियर एक्सटीरियर मैंने खुद डिज़ाइन किया और मैंने खुद से बनाया। जिस तरह का आपका मेन्यू है, तो आपके पास सेलिब्रिटीज खाना खाने आती हैं? हाँ जी, बिल्कुल, सेलिब्रिटीज़ हमारे पास आ चुकी हैं। उमर चीमा साहब तशरीफ़ लाए यहाँ पे, ऑथर, पोइट, बड़ा नाम जनाब जाहिद शमसी साहब तशरीफ़ लाए यहाँ पे। ब्यूरोक्रेसी में लोग हमारे पास आ रहे हैं, जर्नलिस्ट हमारे पास आ रहे हैं, और टिकटॉकर्स बड़े आ रहे हैं, बड़े फेम टिकटॉकर्स आ रहे हैं, सिंगर, सब लोग आ रहे हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त पार्टीज चल रही हैं, बर्थडे पार्टीज के इवेंट हो रहे हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। जी, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मेरे लिए टर्किश प्लेटर आ चुका है। इसमें खोया कढ़ाई है, नान है, बारबेक्यू की वैरायटी है, और एक और चिकन कढ़ाई भी है। इसको ट्राई कर लेते हैं। नाजरीन, इस कढ़ाई का जो टेस्ट है वाकई दूसरी कढ़ाई से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद करेंगे, और अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट माइंड मैटर्स, जिसमें वकार अहमद मलिक और फेरा फैज आज बात कर रहे हैं कि गुड लिसनर क्या इंटेलिजेंट इंसान होता है। इसी पे बात हो रही है। ओवर टू यू जी। थैंक यू सो मच अरमला एंड इमरान। नाज़रीन, अक्सर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि बहुत से लोग हैं जिनको बोलने का बहुत शौक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुनने वाले बहुत कम होते हैं। अब एक चीज़ ये भी पाई जाती है कि अगर आप अच्छा बोलने वाले हैं तो आपको अच्छा सुनने वाला भी बनना पड़ता है, लेकिन ये चीज़ समझ बहुत कम लोगों को आती है। अगर हम देखें तो बहुत से ऐसे सेमिनार्स होते हैं, यूट्यूब पे बहुत सी ऐसी वीडियोस पड़ी हैं जिसमें ये बताया जाता है हाउ टू बी अ गुड कम्युनिकेटर, हाउ टू बी अ गुड स्पोकर, लेकिन हमें कहीं पर भी ये नहीं सिखाया जाता कि हाउ टू बी अ गुड लिसनर। तो आज हम इसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, और वकार साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि एक अच्छा लिसनर होना कितना इम्पोर्टेंट है? अच्छा लिसनर होने के हवाले से कोई पजीराई माशरे में नहीं है। अजीब सी बात है कि इसको एक पैसिव स्किल समझा जाता है, इसको एक ऐसी स्किल समझा जाता है जिसको शायद स्किल ही नहीं समझा जाता। इसको ये समझा जाता है कि शायद सुनना जो है ये कोई अलग से कोई सलाहियत नहीं है, बल्कि जब बंदा वेला होता है और बहुत ही फारिग होता है तो उस वक्त वो सुनता है। जबकि सुनना जो है वो बहुत बड़ी स्किल है सोसाइटी के अंदर। और जितनी भी स्टडीज़ होती हैं, मिसाल के तौर पे टीचर्स पे एक दफ़ा बहुत अच्छी स्टडी हुई और ये कहा गया कि एक टीचर जो है, अच्छा टीचर कौन होता है? वो अच्छा टीचर होता है जो जिसकी अपने मजमून पे बहुत अच्छी ग्रिप होती है, या बहुत अच्छा उसको जानता है। वो टीचर अच्छा होता है जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स या जिसकी जो बोलने की सलाहियत है वो बहुत अच्छी होती है। और उसी में 5-6 इस तरह की चीज़ें थी। उसी में एक ये भी था कि क्या अच्छा टीचर वो होता है जो अच्छा लिसनर होता है। तो किसी बंदे ने उस पर टिक नहीं किया
और नॉर्मली भी हम देखें तो हम कभी भी हम हमारे जहन में आएगा कि वो होगा जिसका मजमून पे बहुत अच्छी ग्रिप होगी, वो होगा जो बोलता बहुत अच्छा होगा, वोकैबुलरी बहुत अच्छी, ठीक है। लेकिन वो जब स्टडी की, क्योंकि साइंटिफिक स्टडी है और उसकी जब फाइंडिंग निकली तो बड़ी हैरान कौन थी, और वो थी कि अच्छा टीचर वो होता है जो अच्छा लिसनर होता है। टीचर आता है और बच्चे के अंदर बहुत सारे सवालात जो है वो चल रहे होते हैं, अगेन उसको एक इस तरह की ट्रस्ट की जरूरत होती है जिसमें वो सवाल कर सके, और जब जो सवाल उसके अंदर है उसको जवाब मिलेगा तो उसकी जो एबिलिटी है जो कि सीखने की या आगे बढ़ने की, वो तो कहीं ज्यादा तेज हो जाएगी ना। तो बिल्कुल इसी तरह अगर आप बच्चे के तौर पे अपने आप को सोचें तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी कि अगर कोई ऐसा लिसनर टीचर हो, कोई ऐसा हो जो कि सामने हो, जो सुनता हो, तो आप टीचर हो सकता है कि पत्नी क्या से क्या पढ़ा रहा है और बच्चा एक इंतहाई बुनियादी सवाल पे फंसा हुआ है, लेकिन वो बुनियादी सवाल करता नहीं है क्योंकि वो टीचर जो है वो इतना अच्छा सुनने वाला नहीं है, तो वो उसका अपना जो सफर है वो काफी हद तक कम हो जाता है। सो जो हाई क्वालिटी लिसनिंग जिसको हम कहते हैं, हाई क्वालिटी लिसनिंग, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक एक्टिव चीज है, ये पैसिव चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी स्किल है, बहुत बड़ी सलाहियत है। और सलाहियत को देखा जाए तो जो हाई क्वालिटी लिसनिंग है उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, वर्बल क्यूज ऐसे आ जाते हैं, नॉन वर्बल क्यूज ऐसे आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि आई कांटेक्ट जो है वो बहुत अहम है। जो क्यूज होते हैं जिसमें दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और दूसरा जो है वो कुछ जेस्चर्स देता है, मुख्तलिफ एक्सप्रेशन देता है, उन एक्सप्रेशन वो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और इतने पेचीदा होते हैं कि वो हज़ारों हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा है, और हल्का सा एक जेस्चर जो है या हल्का सा क्यू जो है वो अगले बंदे को बता देता है कि आप एक एक्टिवली आप उसको सुन रहे हैं या लिसन कर रहे हैं। तो अंदाज़ा लगाएं कि साइकोलॉजी का जो फादर ऑफ साइकोलॉजी है और साइकोलॉजी की जो शुरुआत है उसी से आप आइडिया लगा लेंगे। वो जो पहली थ्योरी आई वो साइकोएनालिसिस थी, और साइकोएनालिसिस क्या है, बुनियादी तौर पे एक बंदा है जो कि काउच पे उसने पेशेंट को लिटाया हुआ है और उसके बाद वो सुन रहा है और वो एक्टिवली सुन रहा है, क्योंकि उसको कुछ ऐसी चीज़ें दरकार हैं जो कि चाहे उस मरीज के लाशऊर से मुतल्लिका हैं, चाहे कोई फ्राइड एंड स्लिप हम कहते थे कि अचानक किसी कोई ऐसी जुमला या कोई ऐसे लफ्ज निकल आना जो कि लाशऊरी तौर पे है तो लाशऊर में, लेकिन वो निकल आने से वो आइडिया हो जाता है कि बेसिकली इस पेशेंट क्या सोचता है, इसका प्रॉब्लम क्या है, या चाइल्डहुड डेवलपमेंट से या कहाँ से कौन सा प्रॉब्लम लेके आ रहा है। तमाम चीज़ें एक्टिव लिसनिंग से मुतल्लिका थी। सो आपने किसी का ट्रस्ट ऑफकोर्स गेन करना है तो भी आपको एक अच्छा लिसनर होना चाहिए, अच्छा सामने होना चाहिए। आप एक अच्छे टीचर हैं तो भी आपको एक अच्छा लिसनर होंगे तो आप बहुत अच्छे टीचर होंगे। और इसी तरह जब आप किसी की साइकोएनालिसिस से मुराद ये है कि अगर आपको किसी की साइकोथेरेपी करना चाहते हैं तो इससे खूबसूरत बात कोई नहीं है कि आप सुने। अच्छा, और ये इसमें सबसे बड़ी मजे की बात यह कि बहुत ही कमाल एक ट्रेट है अगर आप अपने अंदर पाल लेते हैं सुनने की। आप टूरिस्ट हैं, आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो आप अपना बताना, अगर आप इतना होगा कि आप कहीं पे भी जा रहे हैं और अपना ही बताई जा रहे हैं तो आप कुछ गेन करके तो वापस नहीं लाएंगे। बतौर सयाह आप गेन करके तो तभी ला सकते हैं जब आप मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ खित्तों में, मुख्तलिफ सकाफतों में, मुख्तलिफ लोगों से जाकर उनके पास बैठे और उनकी बातें आपने सुनी। तो इसका जो समात है या सामी होना है, इसका ज़हानत से बहुत ही बराह रास्त किस्म का ताल्लुक है। अच्छा वकार साहब, हमने ये तो बात कर ली इसके ऊपर कि क्यों जरूरी है एक अच्छा लिसनर होना, लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर दो लोग आपस में बैठ के बात कर रहे हैं और जो सुनने वाला है उसका इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो रहा, तो क्या उस बंदे की बात में कोई कमी होती है या उसका इंटरेस्ट ही नहीं होता उसकी बात सुनने में, या हम इसमें लगे रहते हैं अच्छा इसकी बात खत्म होगी? आपकी हो सकता है कि कुछ मज़ामीन हो जो कि आपको पसंद हो और आप समझते हैं कि वो सिर्फ उन मज़ामीन पे बोला जाए या उन मौज़ूआत पे बोला जाए तो ही आप सुनेंगे। ठीक है, तो ये तो आपने अपनी फिक्सेशन का इज़हार कर दिया ना, ये तो आप खुद बंद हैं किसी जगह पे। अगर आप जाते हैं और एक गांव में जाते हैं और वहाँ पे एक देहाती इंसान है या कोई शेफर्ड है, चरवाहा है जो कि बकरियां चरा रहा है, आपको होगा, आपको अच्छा लगता होगा लोग फिजिक्स पे बात करें, लेकिन वो नहीं करेगा ना, चरवाहा तो नहीं करेगा, वो अपनी बकरियों के वाले से करेगा। लेकिन ये आपका कैनवस कितना बड़ा है या कितना वसी है ये इस पर डिपेंड करता है कि उसमें चरवाहा आता है या नहीं आता। नहीं आता तो आप बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं, क्योंकि चरवाहे के पास कुछ ऐसी मालूमात जरूर हैं, वो चाहे अपने हर्ट अपनी उस रिवर के हवाले से हैं, अपने जानवरों के हवाले से हैं, या कई ऐसी इनोसेंस हैं क्योंकि वो पोल्यूटेड नहीं है, बहुत सारी जगहों पे वो तासुब का शिकार नहीं हुआ, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको उस शेफर्ड से, उस चरवाहे से मिल सकती है। लेकिन आपने रास्ते बंद कर दिया, आपने कहा मैं तो फिजिक्स सुननी है, इसके अलावा मेरा पसंदीदा मौजूद है ही कोई नहीं। अगर कोई लेमैन हमें अगर सुन रहा है और उसको पता है कि वो एक अच्छा लिसनर नहीं है,
तो वो किस तरह से किन किन चीज़ों पे काम करके एक अच्छा लिसनर बन सकता है? अच्छा लिसनर तो देखिए, वंस ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, आइए कंफर्ट जोन आप इसको कह लें कि मसलन आपने अपने कंफर्ट जोन से निकलना है। आपका कंफर्ट जोन क्या है? क्या बोलते चले जाएं, फर्ज किया। दूसरा ये है कि आपका कंफर्ट जोन क्या है कि आप यानी आप या तो बोल रहे होते हैं या फिर आप एक्टिवली, या जिसको हाई क्वालिटी लिसनिंग है उसकी तरफ आपका नहीं जाता, क्योंकि हाई क्वालिटी लिसनिंग के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। तो अगर आप वंस कंफर्ट जोन से निकलते हैं, वो कंफर्ट जोन पूरी इंसानी जिंदगी का अहाता किया हुआ है, तो आपकी तमाम लर्निंग तब होती है जब आप इससे निकलते हैं कंफर्ट जोन से। आप जो कुछ भी सीखते हैं, आप जो कुछ भी जिंदगी में करते हैं, जो कुछ भी है, वो आप जब तक कंफर्ट जोन से नहीं निकलते, लर्निंग का प्रोसेस एक्चुअली स्टार्ट नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह लिसनिंग जो है वो, अगर शुरू में आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही आप बोर हो रहे हैं या आप कुछ, आपको अपने उस कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा। एक्टिव आपको मालूम होना चाहिए ये एक्टिव स्किल है, तो ये पैसिव नहीं है, ये एक्टिव स्किल है और ये बहुत बड़ी स्किल है। वंस अगर आपने एक्वायर कर ली तो फिर आपकी ज़हानत के वाले से, हर लिहाज से वो बहुत ही कमाल चीज़ हो जाएगी। सो अपने आप जैसे ही आप कंफर्ट जोन से निकलेंगे, उसके बाद इस चीज़ को अपनाएंगे और उसके बाद इसका जो फ्रूट आना स्टार्ट होगा, तो उसके बाद आपको आइडिया होगा कि इस कंफर्ट जोन निकलने का कितना फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच वकार साहब। जिन आज आप लोगों को हमने बताया कि एक गुड लिसनर जो है उसकी क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। अगर आप अच्छा सुनने वाले नहीं हैं और आपको बोलना अच्छा आता है, तो आपकी बात जो है वो बेवजन होती है। लेकिन अगर आप अच्छा सुनते हैं और फिर अच्छा बोलते हैं, तो आपकी बात में वजन आ जाता है और सुनने वाले आपके अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये जो टॉपिक है ये पसंद आया होगा। देखते रहिए माइंड में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात कर लेते हैं कुछ क्रिकेट की। मैं तो पीएसएल के बारे में ज्यादा एक्साइटेड था, इंग्लैंड को तो हम भूल ही गए, कल ड्राफ्टिंग हुई। लेकिन चलें इंग्लैंड के बारे में भी बात कर लेते हैं। पहला मैच पाकिस्तान ने जबरदस्त कारकर्दगी के बाद हारा, दूसरा भी हारा और तीसरा मैच जारी है। टेस्ट सीरीज का आखिरी मैच। पता है कुछ लोग ना मेरी इन बातों से उनको गुस्सा आता है ना, एक वो हार से उनको गुस्सा होता है। मैं चाहता हूँ गुस्सा डबल हो, क्योंकि हमारी टीम परफॉर्म नहीं करती है पाकिस्तान में। कराची में इस मैच के हवाले से आपको बताएं शुरू हो रहा है और पाकिस्तान इंग्लैंड टीम्स जो हैं वो कराची में डेरे डाले बैठी हैं, प्रैक्टिसेस भी चल रही हैं। कौमी टीम में फास्ट बॉलर्स का बड़ा इस वक्त बहरान भी कह सकते हैं, फुकदान कह लें, राइट वर्ड है। नसीम शाह भी नहीं है, शाहीन शाह भी नहीं है और हारिस भी नहीं है, राइट। सो ये सूरत हाल है। कराची टेस्ट, उससे पहले की हमारी कारकर्दगी और फिर कैसी कारकर्दगी यहाँ पे होनी चाहिए। नेशनल स्टेडियम कराची में कौमी टीम ने अब तक 23 फतवाहात समेटी हैं, 2 में शिकस्त का भी सामना हुआ है और जिनका ये कराची स्टेडियम है, जो इसके कस्टोडियन है कराची वाले, उन्हीं की रिप्रेजेंटेशन हमारे साथ मौजूद है। मिर्जा इकबाल बेग साहब लाइव। बिल्कुल मिर्जा साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया अरमला, आपको और इमरान दोनों को सुबह खैर। मैं बिल्कुल ठीक हूं। थैंक यू मिर्जा साहब। वैसे तो हमें पीएसएल ड्राफ्टिंग पे ज्यादा बात करनी है, लेकिन चूंकि अब कराची में इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान होने वाला है, इसके बाद का आगाज यहीं से कर लेते हैं। जिस तरह से भी इमरान कह रहे थे कि फास्ट बॉलर्स का फुकदान है हमारी टीम के अंदर और पहले 2 टेस्ट मैचेस में परफॉर्मेंस तो हमारी आपके सामने ही है। सो आज के मैच में हम क्या उम्मीदें रखें? कराची स्टेडियम में कुछ बाहर आएगी? देखिए अरमला, जो पिच बन रही है कराची के नेशनल स्टेडियम की, उसके बारे में कहा जा रहा है स्पिन ट्रैक है और फास्ट बॉलर्स के लिए प्रैक्टिस में इन्होंने वसीम जूनियर से बॉलिंग कराई है। वो 7 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, 20 विकेटें उनकी। तो और चूंकि दोनों आपके फास्ट बॉलर्स फहीम अशरफ और उसके अलावा मोहम्मद अली इतने कामयाब नहीं रहे, तो दे माइट गिव अ चांस टू वसीम जूनियर, जिनका ताल्लुक शुमाली वजीरिस्तान से, पाकिस्तान की जानिब से T20 भी खेले। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन नेशनल स्टेडियम कराची से पाकिस्तान की तल्ख यादें वाबस्ता है, खासतौर पर इंग्लैंड के हवाले से। अब से 22 बरस कबल दिसंबर 2000 में मैं वहां मैदान में मौजूद था, जब रमजानुल मुबारक का महीना था। स्ट्रीट लाइट्स ऑन हो चुकी थी और मैच हो रहा था और इंग्लैंड को 176 रन का टारगेट मिला था और ग्राहम थॉप ने आउट हुए बगैर निस्फ सेंचुरी बनाई। अंधेरा था बिल्कुल, समझ लीजिए। अंपायर स्टीव बकनर वेस्ट इंडीज के और पाकिस्तान के नजीर जूनियर थे और फिर वो मैच इंग्लैंड जो है वो 6 विकेटों से जीत गया। 1955 के बाद ये पहला मौका था जब 45 बरस के बाद पाकिस्तान कोई टेस्ट मैच नेशनल स्टेडियम कराची में हारा है। तो अब वो तल्ख यादें और उस टीम के जो अरकान थे 2, वो एज अ कमेंटेटर आए हुए, जिनमें के नासिर हुसैन शामिल है वो और माइकल एथरटन जो मैन ऑफ द मैच थे। तो अब उन यादों को भुलाकर हमें जो है इस मैच में एक नए सिरे से शुरू करना होगा। जी जी। पहले हम जब होम ग्राउंड पे हारते थे और टेस्ट मैच हारते थे, ये बड़ी खबर होती थी और इसको बहुत ज्यादा डिस्कस किया जाता था। बड़ा हमें बड़ा महसूस होता था जो क्रिकेटिंग व्यूवर्स हैं और पाकिस्तान और खासतौर पे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, इवन पूरी दुनिया में, कि जी होम ग्राउंड पे टेस्ट मैच हार गए।
हम 2 इकट्ठे हार गए। मतलब ठीक है, हमें थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट तो हुई, लेकिन कोई इतनी बड़ी खबर बनी नहीं। आपके ख्याल में ठीक है, नॉर्मल है, या फिर इसको हमें ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए इस सूरत हाल को? बिल्कुल इमरान, हमें सीरियस लेना चाहिए। हम 6ठे नंबर पर आ गए आईसीसी की जो टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल पर, आईसीसी की रैंकिंग में 6ठे नंबर पर आ गए, और हम 2 मैच नहीं हारे, 3 मैच ऑन अ ट्रॉट हारे हैं। इससे पहले हम 1 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लाहौर में हारे, और 1 रावलपिंडी और फिर मुल्तान का टेस्ट। तो ये लम्हे फिक्रिया है। बाबर आजम की कप्तानी पर भी क्वेश्चन मार्क है। 15 टेस्ट मैचेस में वो कप्तानी कर चुके, 8 जो जीते हैं उनमें से 2 जिम्बाब्वे के खिलाफ है, 2 बांग्लादेश के खिलाफ है। और उसके अलावा जो बाबर आजम टेस्ट मैचेस जीते हैं, 1 वो श्रीलंका के खिलाफ, 1 वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और 2 अपने ही मुल्क में साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो उनकी कप्तानी पर भी क्वेश्श्चन मार्क है। नो डाउट ही इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन जो कप्तानी वो कर रहे हैं इमरान, उस पर क्वेश्चन मार्क है, और लोगों ने इसका नोटिस लिया है। 1959 के बाद, 1959 के बाद, तकरीबन 62-63 बरस के बाद ये पहला मौका है जब पाकिस्तान 3 टेस्ट मैच ऑन अ ट्रॉट हारा है। तो ये पाकिस्तान के लिए लम्हे फिक्रिया है ना, पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा क्या करना है। बिल्कुल, वैसे तो बाबर बेस्ट है, इससे कोई डाउट नहीं। इन्हीं बात का इज़हार मैं चाहता था आपसे, यही सुनना चाहता था इमरान। अच्छा मिर्जा साहब, अब पीएसएल ड्राफ्टिंग मुकम्मल हुई है कल, और बहुत सारे क्रिकेटर्स, जैसे हम इंट्रो में बात कर रहे थे, हमें उम्मीद थी कि कामरान अकमल को कोई पिक करेगा, मुझे जरा हफीज से थोड़ी थी कि इनको भी कोई पिक करेगा, इनको पिक नहीं किया गया, अहमद शहजाद को पिक नहीं किया किसी ने, सुहेल तनवीर को पिक नहीं किया। तो ये प्लेयर्स तो हैं जिनको पिक नहीं किया गया। दूसरी जानिब पेशावर ज़ल्मी ने भी, जो जावेद आफरीदी साहब है, वो भी ड्राफ्टिंग में नहीं आए। कुछ उधर भी मामला, कुछ नाराजगियां भी हमें सुनने को आई। क्या मामला है, जरा अपडेट करें हमें। बिल्कुल अरमला, रमीज राजा जब 23 सितंबर 2013 को चेयरमैन बने थे, तो हम समझ रहे थे कि रमीज राजा साहब से बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी, लेकिन जो उनका रवैया तब्दील हुआ, यकसर तब्दील हो गया उनका रवैया गुज़िश्ता 1.25 साल में, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को उन्होंने नाराज किया है। वो कप्तान की तरह खुद ही हर काम करना चाहते हैं, तो उसकी वजह से भी आप देखें, उन्होंने स्टेटमेंट पिछली दफा ये वादा किया था कि पेशावर में मैचेस होंगे, लेकिन फिर उनके CEO फैसल हसनैन और फिर रमीज राजा ने कह दिया कि वहाँ गैर मुल्कियों के लिए सूरत हाल सही नहीं है। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन खुद 25 करोड़ रुपए की बुलेट प्रूफ गाड़ी लेके घूमता है, तो और दूसरों के लिए कह रहा है कि सूरत हाल सही नहीं, तो जावेद आफरीदी उस पर नाराज हो गए। क्योंकि अब आप देखें, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स, 50% प्लेयर्स का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, और वहां पर क्रिकेट का बड़ा शौक है। जब से रिजवान आए, जब से दीगर प्लेयर्स आए, वहाँ बहुत शौक है। शाहीन आफरीदी आए। वैसे कतई कलामी की इजाजत, इनसाइडर है क्या वैसे? क्या वाकई जो मुख्तलिफ बरतानवी खिलाड़ी हैं, या इनको वाकई इस किस्म की इंस्ट्रक्शंस हैं जो खबरों में है कि आप KP का ट्रैवल ना करें, ऐसा है या महज बातें? देखिए, वो फॉर द प्रिकॉशनरी मेजर्स इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी तो देता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। PSL में तमाम ममालिक के प्लेयर्स आते हैं, उनको सिक्योरिटी देता है। इस मरतबा रमीज कह रहे हैं कि 4 शहरों में PSL होगी, तो आखिर क्यों पेशावर को नजरअंदाज किया? और जावेद आफरीदी का एहतजाज बिल्कुल दुरुस्त है कि पेशावर ज़ल्मी की टीम 2017 की चैंपियन टीम रही है और उनके अच्छे लड़के हैं, तो वहाँ पेशावर में कम से कम 1-2 मैचेस होने चाहिए, जिसकी वजह से वो नहीं आए। वी सपोर्ट इस चीज को। अच्छा, तो हैशटैग है सोच है आपकी, क्या सोच है आपकी PSL 8 के बारे में? सोच तो ये है कि PSL और कामयाबी की राहों की तरफ गामजन हो, ये तो मेरी सोच है। क्योंकि 2016 में जब से इमरान और अरमला ये PSL शुरू हुई, मैंने हर PSL कवर किए, और मैं समझता हूँ इसका सेहरा नजम सेठी साहब के सर जाएगा। लाख लोगों को उनसे इख्तिलाफ सही, लेकिन वो आदमी है जिसने इस पौधे को लगाया। अब उनका लगाया हुआ फल जो है वो रमीज राजा खा रहे हैं, लेकिन उस फल में थोड़ा शेयर भी कर दे तो अच्छी बात होगी। अच्छी बात होगी। अच्छा, ये जो पिक्स हुई है डिफरेंट, इसमें मैं चले इस पे कोई कमेंट नहीं करता, आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेते हैं। आप किस हद तक मुतमईन है? क्योंकि प्लैटिनम कैटेगरी में फखर जमान लाहौर कलंदर्स की तरफ गए हैं, देन हसरंगा, नसीम शाह क्वेटा ग्लैडिएटर्स, डेविड मिलर और जोश लिटिल मुल्तान सुल्तान, मैथ्यू वेड और इमरान ताहिर कराची किंग्स का हिस्सा हैं। किंग्स अक्सर बड़ी टीम होने के बावजूद भी स्ट्रगल करते हैं। इन पिक्स को आप कैसे देख रहे हैं? आते तो गुड पिक्स? देखिए, पिक्स तो अच्छी है अगर देखा जाए, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर अहमद शहजाद का नाम शामिल नहीं। जिस तरह अरमला जिक्र कर रही थी, चले हफीज तो अब रिटायर हो गए ऑलमोस्ट, और
सोहेल तनवीर भी गए हुए पाकिस्तान से बाहर, वो इन दिनों अमेरिका में क्रिकेट खेल रहे। लेकिन अहमद शहजाद जो परफॉर्म कर रहा है अभी पाकिस्तान कप पे भी उसने परफॉर्म किया, उसको ना लेना। बाज लोग ये कहते हैं कि पीसीबी की तरफ से लिस्ट जो है उस पर नजरसानी की जाती है कि किन किन को लिया जाए, किन किन को ना लिया जाए, और उसमें रमीज राजा का इन्वॉल्वमेंट है कि आप इन प्लेयर्स को जिनका कैरियर खत्म हो रहा है वो ये समझते हैं, जैसे सोहेल तनवीर है, वो कहते हैं इनको ना लें। ये तो फिर आप पॉइंट मोहम्मद हफीज की तरफ भी करें, क्योंकि हफीज के तो काफी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा है रमीज राजा के साथ, यू रिमेंबर। बिल्कुल, हफीज तो अपने बच्चे के बारे में कहते थे कि उनको ज्यादा क्रिकेट पता है, और मोहम्मद यूसुफ जो कहते थे कि रमीज को तो इंग्लिश का टीचर होना चाहिए, वो सब उधर है, लेकिन हफीज जो है वो अलग हो गए। अब इमरान, ये सितम जरीफी है इस मुल्क में, यही होता है कि आप कभी क्रिटिसाइज करते हैं और फिर दूसरा आपको गले लगा लेता है और सब अच्छा हो जाता है जब आपको बेनिफिट और पर्क्स मिलते हैं, तो ये हमारी बदकिस्मती है। अच्छा मिर्जा साहब, अभी ये जो आपने ऑब्वियसली ड्राफ्टिंग डिटेल में देखी होगी, हमें तो बहुत सरसरी सा पता है, आपने देखा होगा अभी जितने प्लेयर्स गए हैं मुख्तलिफ टीम्स के अंदर, आपको क्या लगता है कि किस फ्रेंचाइज ने बड़ा जो के लिए स्ट्रैटेजिकली और बड़े इंटेलिजेंट वे में अपने प्लेयर्स को पिक किया है ताकि उन्हें आइडिया हो? दो के कराची किंग्स के बारे में कहा जाता है कि हमेशा बड़ी टीम सेलेक्ट करते हैं, लेकिन आपको इस बार कौन सी फ्रेंचाइज जो है वो ज्यादा कह दीजिए इस्लामाबाद यूनाइटेड। नहीं, मैं ये कहूंगा कि लाहौर कलंदर्स ने वो पिक सही की है, क्योंकि लाहौर कलंदर्स डिफेंडिंग चैंपियन है, प्रेशर भी है उन पे, और वो जो है यकीनन इस टाइटल को डिफेंड करना चाहेंगे, उन पे कप्तान जख्मी है। लेकिन उसके बाद दूसरे नंबर पर नो डाउट इन दैट कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बड़ी जहानत का मुजाहरा करते हुए अपने प्लेयर्स का इंतखाब किया है। ये दो टीमें मैं समझता हूँ इस मरतबा पीएसएल में इमरान अच्छा परफॉर्म करेंगे, एक्सपेक्टेशन बहुत। आई होप कि मेरे पास एक सवाल का टाइम है। अच्छा बिल्कुल साहब, एक ये भी है कि ये जो पेशावर ज़ल्मी है, मैं कल भी इनफैक्ट अपने रेडियो शो में ये बात कर रहा था कि इसकी फैन फॉलोइंग बड़ी जबरदस्त है। सबसे ज्यादा जो जिसकी क्रेजी फैन फॉलोइंग जिस टीम की है वो पेशावर ज़ल्मी है मेरी ओपिनियन के मुताबिक। लेकिन दूसरी जानब जो दूसरी टीम्स हैं, अब जैसे लाहौर कलंदर्स है, वो पहले चोकर्स के नाम से जाने जाते थे, फिर लास्ट 2 सीजन के अंदर उन्हें हैरान कर दिया और उनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ऊपर गई है। पीएसएल 8 के अंदर निगाहों का मरकज आपके ख्याल में कौन सी टीम रहने वाली है ज्यादा? मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर्स रहेगी निगाहों का मरकज। अगरचे पेशावर ज़ल्मी में गए बाबर आजम, लेकिन लाहौर कलंदर्स जो एक्टिविटी कर रही है ना, वो मैचों के अलावा भी जो एक्टिविटी करते हैं वो लोग हर जगह, कभी सोशल एक्टिविटी में, कभी कहीं, तो इससे लगता यही है कि लोग उनकी तरफ और अट्रैक्ट होंगे और उन्हें टाइटल डिफेंड करना है, इसलिए उनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा होगी। लेकिन एक क्रेडिट तो बहरहाल लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट को, आकिब जावेद को देना चाहिए। कल जब शाहीन और हारिस के साथ उनकी एक पिक्चर थी और ओबियसली जो फखर जमान है वो भी उन्हीं की फाइंड है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि इन्होंने पहले टफ टाइम 5-6 सीजन के अंदर देखा, बट सी व्हाट दे हैव गिवन टू द क्रिकेट। आई मीन बहुत मुझे अच्छा लग रहा था, बड़ी कंट्रीब्यूशन है। आपने चूंकि बाबर आजम का नाम ले लिया, बाबर आजम भी पाकिस्तान क्रिकेट के वजीर आजम हैं और अब इस दफा कराची किंग्स को लीड करने जा रहे हैं एज कैप्टन। आई थिंक दिस इज हिज फर्स्ट पीएसएल, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, पहले कैप्टन नहीं किया उन्होंने। तो ये आप कैसे देख रहे हैं, कराची किंग्स को सहारा दे पाएंगे? और विद दैट इमाद वसीम, उनके हवाले से भी तो बात कीजिए। हाँ बिल्कुल, आप बाबर आजम अगर वर्ल्ड कप का फाइनल जीत लेते तो शायद वो वजीर आजम आइंदा 20-22 साल में बन जाते, लेकिन पहले ही इतनी मुश्किल में पड़े, लेकिन वो वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं जीत सके। मैं समझता हूँ अब उनकी कप्तानी के लिए चैलेंज होगा, क्योंकि वहाब रियाज जो थे वो सीजन कैंपेनर्स थे, वो 2010 से क्रिकेट खेल लेते हैं, बाबर बाद में आए। अब किस तरीके से बाबर जेल करते हैं उस टीम को, शोएब मलिक भी उस टीम में काफी स्टालवर्ट्स है, कामरान अकमल तो खुद अलग हो गए। तो अब मुझे लग रहा है कि बाबर आजम के लिए चैलेंजिंग टास्क है, और इमाद वसीम चूंकि पाकिस्तानी टीम से बाहर है, वो भी एक बड़ा फाइटर क्रिकेटर है। मुझे लगता है कि वो कराची किंग्स को इस मर्तबा उसके पुराने दाग धोने की कोशिश फाइटर भी हैं और कराची किंग्स की मैनेजमेंट के दिल के बड़े करीब भी हैं। यस, ठीक हो गया मिर्जा साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया डिटेल एनालिसिस के लिए। जी, हम बात कर रहे थे पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड जो टेस्ट मैच होने जा रहा है कराची में, और दूसरी जाने पीएसएल ड्राफ्टिंग को हमने डिस्कस किया, और कुछ प्लेयर्स इस ड्राफ्टिंग का हिस्सा नहीं रहे, तो उसके लिए हम अफसोस करते हैं। सोच है आपकी, सोच है आपकी, सोच है आपकी, देख लेंगे। यस, वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कुछ साफ सुथरे माहौल के हवाले से, जो किसी नेमत से कम नहीं होता, लेकिन हमारे इर्द गिर्द बेशुमार अशिया जो हैं वो आलूदगी फैलाने का बाइस बन रही हैं। माहौलियाती आलूदगी की बात करें तो सबसे उसका सबब बनने वाली बड़ी चीज़ों में अगर बात करें तो प्लास्टिक के जो बैग्स हैं उनका इस्तेमाल सरे फहरिस्त है।
प्लास्टिक ना सिर्फ अगर हम बात करें माहौल के लिए नुकसानदेह, बल्कि रोज बरोज किसी न किसी तरह हमारे खाने में भी शामिल होकर हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है। इसके लिए कई बार मुल्क में ये कैंपेन चलाई गई कि प्लास्टिक बैग्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है, परचेजिंग है, सेलिंग है और इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई, मगर इस पर इम्प्लीमेंटेशन बहुत सारी चीज़ों की तरह नहीं हुआ, और जिसकी वजह से बड़ी वजह बताई जाती है कि जी शॉपिंग बैग इंडस्ट्री से वाबस्ता हज़ारों घरानों का जो एक रोज़गार है वो मुतासर होगा। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि प्लास्टिक के जो बैग्स हैं इन पर पाबंदी आयद की जाए तो इसका ऑल्टरनेट क्या होगा। पाबंदी की बाइस जो माहौलियाती आलूदगी है, अगर ये पाबंदी नहीं लगती तो इसका इंसानी सेहत पर क्या असर होगा और इसके जो मुज़र असरात हैं, में कोई कमी हो पाएगी अगर हम इस पर पाबंदी आयद करते हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे। बिल्कुल इसी पे बात करते हैं और बड़ा मुफस्सल से आपने बताया भी। दूसरी जानिब ये भी हुआ है कि प्लास्टिक बैग्स तो बंद नहीं हुए, दुकानदारों ने दूसरे बैग्स पैसों के सेल करना शुरू कर दिए और अब आपकी ग्रोसरी में आपके जो 30-30 हज़ार रुपए के बिल होते हैं वहाँ पे 150-200 रुपए के बैग्स भी ऐड हो जाते हैं, 500 रुपए ज्यादा कर लिए। तो ये एक अलहदा से एक जिसे कहते हैं ना नया कट्टा खुल गया जिंदगी में, पंजाबी में कहते हैं। खैर आगे चलते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर कमर सईद साहब जो कि बाय प्रोफेशन चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, उनकी जो एक्सपर्टीज़ हैं, लेकिन हम चूंकि ओवरऑल माहौल की बात करें तो बीइंग अ हेल्थ प्रोफेशनल हम उनकी राय ले पाएंगे इस पर। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो आपके सब तक मुत्तफिक हैं इस बात से कि जो प्लास्टिक बैग्स हैं ये बहुत बड़ी वजह हैं माहौल को आलूदा करने के लिए। और रिसेंटली आई हैव बीन थ्रू अ डॉक्यूमेंट्री जिसमें उन्होंने कुछ दुनिया की मुख्तलिफ ऐसी प्लेसेस का जिक्र किया कि द मोस्ट डेंजरस प्लेसेस टू लिव, और उसमें जितने भी कोस्टल एरियाज हैं उसमें बड़ा फोकस किया गया कि समंदर को हम इतना पोल्यूटेड कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में ये एरियाज डूबना शुरू हो जाएंगे। उसमें पाकिस्तान वगैरह भी शामिल हैं, बांग्लादेश के इलाके भी शामिल हैं। आप क्या कहेंगे सर इसके ऊपर? जी मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपकी इस ऑब्जर्वेशन से, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द माहौल के अंदर आलूदगी तो वैसे ही बहुत ज्यादा है। हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स वगैरह की अक्सर बात होती है, टीवी पे हम सुनते हैं स्मॉग एंड फॉग, लेकिन ये जो इन्वायरमेंटल हैजर्ड है इन टर्म्स ऑफ प्लास्टिक। अच्छा मैं आपको एक चीज वाजे कर दूं आप नाज़रीन के लिए कि इट्स नॉट ओनली द प्लास्टिक बैग बट इट इज द ओवरऑल यूज ऑफ द एक्सटेंसिव यूज ऑफ द प्लास्टिक। ये एक केमिकल पैदा करता है बिस्फेनॉल ए, विच इज एक्सट्रीमली टॉक्सिक टू योर हेल्थ इन टर्म्स ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, आपका डायबिटीज, कैंसर और इवन रिप्रोडक्शन खवातीन के अंदर और मर्दों के अंदर इसमें भी हैजर्ड होता है। लेकिन आज का हमारा ज्यादा तो एक जस्ट मरीन लाइफ की आपने बात की है तो ये बिल्कुल सही है। तकरीबन 1 मिलियन मरीन एनिमल्स एनुअली जो होते हैं वो इसको इंजेस्ट करके, वो गलती से इसको ग़िज़ा समझ के इंजेस्ट करते हैं और ज़ाहिर है ये डिग्रेडेबल होता है और ये 1 मिलियन माय गुडनेस। ठीक, तो अब सोचिए इसमें डॉल्फिन, वेल्स और टर्टल्स एंड व्हाट नॉट एवरीथिंग। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं बाय द वे मरीन लाइफ के बाद, तो ये कि ये एक्सपेक्टेड है जो WHO की प्रेडिक्शन है कि बाय द ईयर 2050 इन द ओशन देयर विल बी मोर फिश, यानी मछलियां कम होंगी और प्लास्टिक ज्यादा होगा समंदर के अंदर। अच्छा, ओए होए माय गुडनेस। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है जिसकी जाने आप इशारा कर रहे हैं। एक सवाल मैं डॉक्टर साहब आपसे इस हवाले से भी करना चाहूंगी। देखिए हम ऑल्टरनेट की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली हमारे यहाँ पर एक टाइम पे आया, बड़ी कैंपेन चली, हुकूमत ने मना किया जी प्लास्टिक बैग्स इस्तेमाल नहीं होंगे, इनकी सेलिंग परचेजिंग नहीं होगी, लेकिन उस पर अनफॉर्चुनेटली जो कह लें इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अब इसके ऑल्टरनेट की जानिब हम जब जाते हैं तो लोगों को इसके ऑल्टरनेट पे भी तो लाने हैं, लोगों को ये अवेयरनेस देनी है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अवेयरनेस ही नहीं है कि आप जो ये प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं या आपकी जो आबी हयात है उसके लिए कितना नुकसानदेह है, हमारी अपनी सेहत के लिए। जैसे आपने खुद कहा कि हम खुराक के तौर पे इसको ले जाते हैं कभी कभी, तो इसका कितना नुकसान है, इसकी अवेयरनेस तो हमारा पहला स्टेप होना चाहिए जो लोगों को पता ही नहीं है। बिल्कुल आप से मैं एग्री करता हूँ। देखिए अवेयरनेस एक हद तक है, हमारे यहाँ माशाल्लाह लिटरेसी रेट आपको पता ही है पाकिस्तान में क्या है, और इन लोगों को अवेयर करना कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट ₹1, ₹5, ₹10 बचाने के लगाने को तैयार होते हैं बिकॉज द सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ जो मेरा मानना है, यू माइट एग्री और डिसएग्री, कि जैसे यूएस के अंदर स्मोकिंग के लिए उन्होंने बहुत फिजेशन के लिए बड़ी कैंपेन चलाई, बड़ी अवेयरनेस, लेकिन इवेंचुअली कुछ भी नहीं हुआ। इट केप्ट ऑन राइजिंग। फाइनली उन्होंने क्या किया कि दे डोंट मेक दीज थिंग्स अवेलेबल इजीली। उन्होंने सिगरेट की प्राइसेस 10 टाइम, आप लोग अंदाजा होगा, आप लोग आते हैं हमारे यहाँ 100 रुपये वहाँ
1000-2000 से भी ऊपर का, तो इट इज बियॉन्ड द रीच ऑफ रोड। तो अगर आप इसकी प्राइसेस अगर नियत की बात है ना, इसलिए नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। इसका ऑल्टरनेट आपने कहा तो मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर आप देखें तो पेपर बैग इसका ऑल्टरनेट है सबसे बेहतर। ठीक है। अच्छा, ये तो हम पॉलिसी लेवल पे या इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं। व्हेन इट कम्स टू अवेयरनेस, मुझे लगता है जैसे क्लाइमेट चेंज है, जैसे क्लीनलीनेस है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिकली हमारे निसाब में, ख़ासतौर पे मैं अपनी मिसाल इसमें हमेशा देता हूं कि हम जो सरकारी स्कूल के पढ़े हुए बच्चे हैं, हमें तो बताया नहीं गया पहले, मतलब मोटी मोटी बातें बताएंगे, सफाई निस्फ ईमान है, हाउ टू मेंटेन अ गुड एंड क्लीन लाइफ स्टैंडर्ड नहीं बताया गया। इसी तरीके से ये जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है या शॉपिंग बैग का इस्तेमाल है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हमारा निज़ाम तालीम रिस्पॉन्सिबल है इसकी अवेयरनेस ना होने के लिए, और अगर है तो क्या स्टेप्स डॉक्टर साहब यू एक्सपेक्ट हमें लेने चाहिए कि हमारे बच्चों के अंदर ये सिविक सेंस आए और मुस्तकबिल अच्छा हो? देखें, ये हर जगह होता है। प्राइमरी लेवल पे इसको आपको अपने करिकुलम का एक हिस्सा बनाना चाहिए। इट शुड बी पार्ट ऑफ एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिसका बगान हो और नंबर मैटर करें बच्चे के आइंदा की प्रोग्रेस के। तो अगर ये प्राइमरी लेवल से जाए, फिर सेकेंडरी लेवल पे बाय द टाइम आप मैट्रिक लेवल पे आते हैं तो आपको अच्छी खासी अवेयरनेस हो चुकी होती है, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी का अंदाजा सीरियसनेस का अच्छे पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं है अभी तक। अब इतना अच्छा ये टीवी प्रोग्राम, ये इनिशिएटिव है, ये अवेयरनेस का भी एक तरीका है जिसमें कि आपके हजारों लोग देख रहे होंगे। अगर वो समझ जाएं कि ये इसमें ये चीजें हो सकती हैं, दे आर कन्विंस्ड विद दैट। लेकिन फिर आपकी बात बिल्कुल सही है कि प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल पे स्कूल के अंदर ये होना चाहिए जिसमें कि बच्चे को ये बावर कराया जाए, जैसे हम अलजेब्रा, मैथ, इंग्लिश एक्सेट्रा, 2+2 = 4 सबको पता है जी। सही बात है। Very injurious to health and it can lead to irreversible loss. अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये जो कहा कि प्राइमरी लेवल पे होनी चाहिए अवेयरनेस, अब एट द एंड सारी डिस्कशन का पर्पस ये है कि अब इसमें किया क्या जाए। जब हम लॉज बनाते हैं या उस पर कैंपेन चलाते हैं, पाबंदी का कहते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होती है, उसके अलावा अवेयरनेस हमारे पास है नहीं, स्टेट इस हवाले से सीरियस नहीं है, क्लाइमेट चेंज हो, पोल्यूशन एक बहुत बड़ा मसला है। सो अब इनिशिएट किस तरह से किया जाए कि अब हम इसको एक सीरियस मसला समझकर इसके सॉल्यूशन की तरफ जाएं, ना कि हम सिर्फ इफ एंड बट में पड़े रहें कि जी ये होगा तो ये होगा। सॉल्यूशन क्या है बेसिकली? सोल्यूशन तो वही मैंने आपको बताया ना कि पहले तो बंदे को पता हो ना, अवेयरनेस इज द प्राइमरी थिंग। फिर अब ये अवेयर करना एक हर आदमी की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सिर्फ अवेयर कर सकते हैं। मेरे पास जो मरीज आए मैं उनको बताऊं ये टीवी पे शो कर रहे हैं, ये बड़ा एक। अच्छा डॉक्टर साहब, टाइम कम है तो मैं आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए, आप चूँकि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, बच्चे नॉर्मली लंच बैग्स प्लास्टिक के, पानी की बॉटल्स आदत डाल दी हमने, बच्चे पानी उसमें पीते हैं। हम घरों के अंदर इनफैक्ट मैं और आप भी प्लास्टिक की बॉटल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। सर बर्तन इस्तेमाल हो रहे हैं, कितना नुकसानदेह है ये हमारी हेल्थ के लिए? ज़रा थोड़ा सा टेक्निकली अगर आप लास्ट मिनट में एक्सप्लेन कर पाएँ। मैं टेक्निकल ये बताऊंगा कि प्लास्टिक तो वैसे ही नुकसानदेह है। इसमें जो बिस्फेनॉल ए आपको मैंने बताया वो इसको प्लास्टिक को स्ट्रॉन्ग तो बना देता है, ड्यूरेबल बना देता है, लेकिन इसके जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, स्पेशली जब हीट होती है ये चीज, यानी जब खाना उसमें आप गर्म करते हैं प्लास्टिक के बर्तन में, तो खुदा के लिए ये एक सबको सोचना होगा कि ये अगर आप उसमें खाना गर्म कर रहे हैं या बना रहे हैं जैसे माइक्रोवेव के अंदर, या अदरवाइज बच्चों को हम गर्म खाना लंच बॉक्सेस में प्लास्टिक वालों में दे रहे हैं, तो यकीन माने ये हम उनको अपने हाथ से पॉइजन कर रहे हैं। तो इस तरीके से कोई इसका ऑल्टरनेट, कोई स्टील या कोई सेरामिक टाइप की कोई चीज अगर पॉसिबल हो तो उसके अंदर ये करें, वरना बच्चों के अंदर इसके अंदर सबसे ज्यादा जो है स्टंटेड ग्रोथ और इनके लंग्स के प्रॉब्लम बेतहाशा हो रहे हैं, और काफी तरह के एनीमियाज होते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया अदर, और फिर थोड़े से जो बड़े बच्चे होते हैं उनकी रिप्रोडक्टिव लाइफ भी बहुत ज्यादा मुतासर होती है, और ओल्ड एज की तो चले हम बात चुके नहीं करें। तो बच्चों के अंदर इनकी स्टंटेड ग्रोथ, इनका फेलियर टू थ्राइव, इनका वजन का बढ़ना, इनकी हाइट का प्रॉब्लम, हमारे आपको पता है पाकिस्तान के अंदर तकरीबन आधे से ज्यादा लोग इस तक बच्चे स्टंटेड हैं। अब तो रीजन प्रोबेबली ये है कि जो केमिकल रिलीज होते हैं प्लास्टिक की कंबशन से, गर्म होने से, और वो डायरेक्टली जब हम कंज्यूम। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। एक तो आपके वक्त के लिए आपने इंतहाई यहाँ मौजूद पॉइंट किया, और हम कोशिश करेंगे कि हम इसको ऑफ एंड ऑन अब करते भी रहते हैं, क्लाइमेट को लेकर, माहौल सफाई को लेकर बात करते रहें।
एक तो ये कि जो माएँ हैं ना घरों पे, अपने बच्चों के अंदर वो ये अवेयरनेस पैदा करें कि बेटा आपने वेस्ट कहाँ पे फेंकना है, क्योंकि हमने देखा है बहुत अच्छे पढ़े लिखी जगहों पे जहाँ पे लोग पढ़े लिखे लोग रहते हैं अमला, वहाँ पे भी लोग गाड़ियों के बाहर उठा के वेस्ट फेंक देते हैं, प्लास्टिक का इस्तेमाल, और फिर वो परवाह नहीं करते कि माहौल गंदा हो रहा है। और सबसे बढ़कर आपके घरों में जो प्लास्टिक का इस्तेमाल है, जब आप प्लास्टिक की प्लेट या कोई भी चीज इस्तेमाल करते हैं, जब आप उसमें कोई गर्म चीज डालते हैं तो उसका आप समझिए आप अपने माइक्रोवेव में रख देते हैं। आप प्लास्टिक खा रहे हैं किसी ना किसी तरह, उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी या थोड़ी सी अमाउंट आप खा रहे हैं, तो आप घरों में प्रैक्टिस कोशिश करें कि गर्म चीज को आप प्लास्टिक के बर्तनों में ना इस्तेमाल करें। बच्चों के लिए ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने रखा होता है। ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं जो आप कर सकते हैं, तभी हम इस चीज के ऊपर इंप्लीमेंट की जाने आ सकते हैं। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। कल और परसों जो कि हमने आपको छुट्टी देनी है आई मीन शो से, तो हमने कहा कि आज जरा जाते जाते एक्सरसाइज करवाई जाए। हमने छुट्टी लेनी है भाई, हम तो एहसान करें ना। खैर एक्सरसाइज का टाइम है। हाफिज खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाइव इन द स्टूडियो, उनसे पूछते हैं आज क्या हो रहा है। हाफिज साहब वेलकम। एंड आज क्या हो रहा है? आज हम शोल्डर की एक्सरसाइज करेंगे। ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आपकी न्यूट्रिशन अच्छी है, आपकी ट्रेनिंग अच्छी है, तो आपका शोल्डर खूबसूरत ना हो। ये पॉसिबल नहीं है। हम आज सिर्फ शोल्डर की 3 से 4 एक्सरसाइज करेंगे। आई एम 100% श्योर कि आपका शोल्डर डेवलप भी होगा, खूबसूरत भी होगा। आपके शोल्डर की जो वीकनेस है, जो कमी है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले हम एक्सरसाइज करेंगे अपनी अपराइट रो। अपराइट रो के लिए आपने कोर को टाइट करना है, कमर को स्ट्रेट रखना है, और आपने अपनी एल्बो से लिफ्ट करना है वेट को। मेक श्योर फर्स्ट कि आपका जो सारा वेट है ये अपनी एल्बो से आपने उठाना है, शोल्डर से नहीं उठाना आपने इसको। और आपका ट्रापेजियस मसल जो है, इसको आपने स्क्वीज करना है ऊपर आते हुए। इसकी आप 8 to 10 रेपिटेशन कर सकते हैं। ये इसका ये एंगल है, आपने अपनी एल्बो को स्ट्रेट रखना है, एल्बो को उठा के रखना है, और एल्बो से ही अपने वेट को आपने उठाना है। इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे साइड लैटरल विद फ्रंट रेजेस। साइड लैटरल के लिए सिर्फ आपने हल्का सा अपने पेल्विक बोन से थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंड होना है, और अपने कोर को टाइट रखना है। आपने मेक श्योर फर्स्ट कि कोर आपका टाइट होना चाहिए। यहां से फ्रंट रेजेस, फ्रंट साइड, फ्रंट साइड। इस एक्सरसाइज को हम 10 to 12 रेपिटेशन आप कर सकते हैं। 10 से 12 रेपिटेशन आप करेंगे इसकी। इसके बाद हम कर रहे हैं शरग्स। शरग्स आप बैठ के भी कर सकते हैं, शरग डंबल, और आप खड़े होकर भी कर सकते हैं। मेक श्योर फर्स्ट कि जब आप शोल्डर को अपने, ये इसका एंगल है, और आपने अपने शोल्डर को अपने ईयर के साथ टच करना है। एंड थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया। ये शोल्डर की एक्सरसाइज है। वैसे वाकई बहुत सारे लोगों को शोल्डर की जो स्ट्रेंथ है उसकी बड़ी ज़रूरत होती है मोस्ट भाई। शोल्डर तो हर जिस्म का हिस्सा ही अपना अपना एक पार्ट प्ले करता है, लेकिन इन्होंने कहा जी ऐसा हो नहीं सकता कि आपके अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं तो आपके शोल्डर सही से बने ना। और इसमें यही कहा जाता है, हाफिज साहब इंडोर्स करेंगे, कि ये आपके जो पोस्चर्स होते हैं, जो एंगलिंग होती है इसमें, दैट इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कुछ लोग जिसे कहते हैं ना अन्य वाह पंजाबी में, वेट लगा रहे होते हैं, बट उनको वो शेप नहीं मिलती है, एंड दैट्स बिकॉज कि आप एंगल आपके ठीक नहीं होते हैं, और इंजरीज भी इसीलिए होती है, बड़ी स्वेयर इंजरीज होती है मसल की। खैर ऑल द बेस्ट फॉर एक्सरसाइज ही, जो भी कुछ ना कुछ 15-20 मिनट ही करें, लेकिन करें जरूर। हम सिर्फ कहते हैं करते नहीं, हम कहते हैं करते नहीं, हम वो लोग हैं जो कहते हैं वो करते नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं, कुछ आर्ट की बात कर लेते हैं। शो हमारा खत्म हो रहा है। 2 बड़े जबरदस्त आर्टिस्ट का अपने जिक्र करना है। एक माशाल्लाह हयात बेहतरीन काम करते हुए आपको नजर आ रहे हैं, उनकी बात हम आखिर में करेंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के नावर, मुसव्विर और खत्तात इस्माइल गुलजी साहब की बात करते हैं, जिनकी आज 15वीं बरसी मनाई जा रही है। इस्माइल गुलजी के हवाले से बात करें तो तसव्वुरी आर्ट, इस्लामी खताती और तजरीदी आर्ट के हवाले से अपनी अलग पहचान रखते थे। गुलजी पेशावर में पैदा हुए। 1950 में पहली दफ़ा गुलजी के फन तारुफ की नुमाइश हुई। अफगानिस्तान के साबिक बादशाह ज़ाहिर शाह ने दौरा पाकिस्तान के दौरान इस्माइल गुलजी से अपना पोर्ट्रेट बनाने की दरख्वास्त की, और अगर कहा जाए तो आपको दुनिया मुसव्वरी में रंगों के उस्ताद और गुलजी के नाम से जाना जाता है। बेहतरीन मुसव्विर थे, और आपका शुमार मुसव्वरी के उन चंद उस्तादों में होता है जिन्होंने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया। गुलजी को इस्लामी खताती और पोर्ट्रेट पेंटिंग में कमाल हासिल था। आपने इस्लामी खताती का नया अंदाज मुतारिफ करवाया, जबकि एक्शन पेंटिंग में भी गुलजी का कोई सानी नहीं था।
गुलजी के फ़न की झलक फैसल मस्जिद और पार्लियामेंट हाउस में भी हमें दिखाई देती है। गुलजी साहब को तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से और तमगा इम्तियाज़ समेत कई दीगर जो बड़े मुल्की एजाज़ात हैं उनसे नवाजा गया। इस्माइल गुलजी आज हम में मौजूद नहीं हैं लेकिन उनकी जो खताती है, उनका जो आर्ट है, उनकी जो पेंटिंग्स हैं, उनके जो बड़े रंग हैं, वो आज भी हमारी आंखों को भले लगते हैं और उनकी याद दिलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, गुलजी को ट्रिब्यूट देने के बाद अब एक और लेजेंड की बात करते हैं। यंग एट हार्ट बेहतरीन और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान मौजूद, यस नन अदर देन द हीरो ऑफ एक्सप्रेसो मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की लीडिंग टुवर्ड्स कारवान सराय। पिछली दफ़ा लोगों को थोड़ा सा सरप्राइज किया हमने इंट्रोडक्टरी एपिसोड दे के कारवान सराय की। पीपल एक्सपेक्टिंग दैट तारड़ साहब वुड कम एंड स्टार्ट टेलिंग द स्टोरीज, बट हमने कहा नहीं, अभी इश्क इम्तिहान भी है, लेकिन अब वो खत्म कर रहे हैं हम सस्पेंस आपके लिए। कुछ रिकैप भी दिखाएंगे और उसके साथ साथ चूंकि अब संडे को शाम 7 बजे ऑन एयर होने वाली है इसकी अगली एपिसोड, तो उसका भी कुछ झलकें हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। मोहतरम मुस्तनसर साहब, 90 कदमों से चलते चलते वाघा पर मैं जीरो लाइन पर आकर खड़ा था जब मेरी परछाई पाकिस्तान में थी। मेरे पीछे तो सूरज, मेरे आगे मेरे अब्बू खड़े थे। तय हो गया कि लाहौर पाकिस्तान में, तो तब ज्यादा गड़बड़ शुरू हुई और ख़ास तौर पे उन लोगों ने की जिनका मैं तज़किरा कर चुका हूँ, और उन्होंने कहा कि लाहौरियों ने चूड़ियाँ पहन रखी, ये इनको दामादों को क्यों बिठाया हुआ है। नौजवान गए गंदे नाले के रास्ते अंदर गए, उसके अंदर गए और उन्होंने शालमी को आग लगा दी। जी, तो आपने देखना बिल्कुल नहीं भूलना कारवां सराय हर इतवार को शाम 7 बजे आप एक्सप्रेस न्यूज़ पे देख सकते हैं, जहाँ पे मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब एक्सक्लूसिवली बहुत कुछ चीज़ें हमें बताएंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तारड़ साहब की सेहत के लिए खुसूसी आपने दुआ करनी है, थोड़ी सी नासाज है तबीयत उनकी, तो उनको दुआ में जरूर याद रखना। तो ऑल द बेस्ट फॉर कारवान सराय फॉर योर वीकेंड। हैव अ गुड वीकेंड। हम मंडे को मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।